आपको वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल योगा टीचर के नाम से जाना जाता है। मैं आपके यहाँ इसलिए गया कि मैडम आप ठीक हो जाओ, और आप जिस दिन ठीक हो गई मैं चला जाऊंगा आपके घर से, लेकिन आप ही ठीक नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी दुकानदारी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप महान हैं, आप विलिंग। लोग जब बीमार भी होते थे ना, तो एक डॉक्टर होता था उनको सही करने के लिए। आज जितनी बीमारियां, उनका एक स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन फिर भी बीमारियां रुक नहीं रही है। आपको लाइफ टाइम ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये लो मेरी शरीर, ये तुम्हारे लिए प्रयोगशाला है, और ये मेरा जो पॉकेट है जिसमें मैं पैसे रखे हूँ, ये तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट का, तुम्हारे एसी का, तुम्हारे स्वीपर का, इन सब की बिल मैं भरूंगा। पहला सिद्धांत है कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र है। कौन से रोग? छींक, खांसी, बुखार, सर्दी, ये सब हमारे मित्र हैं। आपके स्किन के पोर्स को क्यों बनाया गया था? ताकि पसीना निकल के आए बाहर। कोई मौका हम छोड़ रहे हैं पसीना निकलने का? मेरे को एक ऐसा कोई डॉक्टर बता दीजिए जो डायबिटीज को दवाओं से ठीक कर देगा, और मैं आपको 1000 ऐसे योगाचार्य बता दूंगा, वो भी डायबिटीज को रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं। अभी आप जाके देखिए नाले में, अभी गणेश चतुर्थी गई है, मतलब घर में पूजा है और नाले में जाके फेंक आते हैं सब। इतने मूर्ख और इतने नास्तिक और इतने बेवकूफ किस्म के लोग हैं यहाँ पे। भाई आप यदि भाव नहीं है, उनकी श्रद्धा इज गुड थिंग मैम, श्रद्धा इज वेरी गुड थिंग अंटिल अनलेस कि आप उस श्रद्धा को निष्काम होके करें। कभी गए मंदिर में, जाके पूछा भगवान कैसे हो, कभी भगवान को मित्रवत बनाया। केदारनाथ जाने की जो भीड़ है, आप एक बैरिकेड लगा दीजिए कि यहाँ से आगे फोन अलाउ नहीं है, आप फोन लेके नहीं जा सकते। कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। यदि सुबह का सूरज आपको पहचानता है तो गारंटी लिखवा लीजिए, रोग आपको कभी नहीं पहचान पाएगा। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कन्याएं सिगरेट पी रही हैं। ओह स्ट्रेस है, तुम्हें पीसीओडी तय है, तुम कभी भी बच्चे को जन्म देने योग्य नहीं बन पाओगे। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं हैं। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत ही शानदार। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि आप दुबई में, इंडिया में और वियतनाम में आपको वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल योगा टीचर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नया चेहरा जो योग के बारे में सिखा रहा है। एंड आई थिंक अगर मैं गलत ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, 30,000 प्लस आपने स्टूडेंट्स को टीच किया है, और वो जगह जगह मतलब आउट ऑफ इंडिया भी वो लोग योगा को बता रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके भी कि योगा को या योग को जो हम लोग भारत में जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो अब बाहर के लोग भी उसको अपना रहे हैं। ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। एंड आप एक नए चेहरे हैं, आज आपसे मुलाकात हुई है, और आज हम लोग, क्योंकि जब कोई नया पर्सन मिलता है, ठीक है, तो उसके व्यूज़, उसकी नॉलेज जानने के लिए मिलती है। एक नए पर्सपेक्टिव से मैं आज योगा को देखने की कोशिश करूँगी कि भाई योग एक्चुअल में है क्या और हमारी लाइफ में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी ज़रूर कहूँगी कि वो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल, बहुत इफ़ेक्टिव बातें यहाँ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो योगा के बारे में आज हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा ना सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है, इतने वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं। पहले की जब हम बात करेंगे तो जब कई लोग जब बीमार भी होते थे ना, तो एक डॉक्टर होता था उनको सही करने के लिए। आज जितनी बीमारियां, उनका एक स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन फिर भी बीमारियां रुक नहीं रही हैं, फिर भी बीमारियां हर दिन बढ़ रही हैं। और उसका जवाब जब उनसे पूछते हैं डॉक्टर से, तो कहते हैं ये क्योर नहीं हो सकता है, आपको लाइफ टाइम ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मेरे बहुत नोन में ऐसे लोग हैं जिनको ये बोला गया है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप जब तक जीवित रहेंगे आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। डायबिटीज़ को भी बोला जाता है ये भी क्योरेबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं ये सच में डिसीजेस क्योरेबल नहीं है, या फिर इन लोगों के धंधे या इन लोगों का काम बंद हो जाएगा इसलिए ये इस शब्द यूज़ करते हैं कि क्योरेबल नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी, आपने मुझे आहूत किया अपने पॉडकास्ट पे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ईश्वरीय चेतना और गुरुओं की कृपा हमें एक साथ आज बैठने पे और निश्चित रूप से एक शानदार विषय वृत्ति पे बात करने के लिए अग्रसित कर रही है, तो मैं आपका आभारी हूँ। प्रथम शब्द जो आपने पहले यूज किया था कि मोस्ट नॉलेजेबल, उसमें एक शब्द है वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी ज्ञान वृत्ति या उसकी व्यावृत्ति अतिशय मात्रा में तीव्रगामी है, अभी तो प्रयास जारी है।
दुबई, वियतनाम और भारत सहित अन्य देशों में यदि 30,000 प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से मिले रहे तो हो सकता है ये संभावना और ज़्यादा ही हो, छात्रों का क्रम ज़्यादा हो चला है। बहरहाल इन सब के इतर जो आपने बताया, भारतीय विधा में योग के संदर्भ की बात आपने की है और आपने सर्वप्रथम जो कुठाराघात आपने मेडिकल साइंस के ऊपर किया है, इसके लिए भी आप साधुवाद की पात्र हैं। अब बात आती है कि क्या ये इन लोगों का बिजनेस है या क्या ये लोग कुछ अन्य, इनके पास अन्योनाश्रित विषयवृत्ति है, ये ठीक ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत शानदार चीज़ें बताता हूँ। मेडिकल साइंस ने स्वीकार किया कि हमारे पास में हर विषय वस्तु का सटीक इलाज नहीं है। एक जनरल कॉमन सेंस से आप बात को सोचिए। एक MBBS की कक्षा चल रही है, उस MBBS की कक्षा में 100 छात्र हैं। 100 छात्रों में कितने टॉपर हो सकता है? मतलब कौन नंबर 1 आएगा? 1 या 2 लोग, फिर नंबर 2 वाले 2 या 4 लोग, फिर नंबर 3 वाले 4 या 5 या 10 लोग। ऐसे करते करते एक ऐसा कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा जो पूरी कक्षा में अंतिम आएगा, लास्ट आएगा, यानी वो फेल होते होते ही बचेगा, बस डिग्री ही प्राप्त कर पाएगा। अब आप किसी डॉक्टर की दुकान पे आप जाती हैं या किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाती हैं, तो क्या वो ये लिखा रहता है क्या कि मेरी कक्षा में क्या वृत्ति थी या किस स्थान पे मैं पहुंचा हुआ था? तो सपोज कीजिए कि आपकी मुलाकात किसी टॉपर से हो गई। वो टॉपर आपको, टॉपर डॉक्टर जो MBBS करके आया, MD करके आया, बाकायदा वो टॉपर है, वो मिला आपसे और आपको 2-4 दवाइयाँ दी और आप संयोगवश ठीक हो गई। उसी समय एक बालक मिला जो अपनी कक्षा का अंतिम बच्चा था। कैसे कैसे करते करते वो MBBS की डिग्री प्राप्त कर पाया और आपने उसका नाम बहुत सुना है और आप पहुंचे उसके बाद डॉक्टर XYZ जो भी हैं, आप पहुंचे उनके पास, आपने इलाज कराने की पुरजोर कोशिश की और वो अपने ज्ञान कौशल का जितना उपयोग कर पाएगा उतना ही कर पाएगा और फिर आप धीरे धीरे अंततः आप देखेंगे कि आपको लाभ नहीं हो पाया। लेकिन इस पूरे प्रयोग में एक चीज़ जो सबसे प्रभावी हुई वो थी आपकी शरीर। आपकी शरीर के अंदर अगणित तीर भेजे जा चुके हैं केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म का मतलब दवाइयाँ क्या है? केमिस्ट्री ही तो है पूरी तरीके से, और वो केमिकल विषय वस्तु आपके शरीर में इम्प्लांट की जा चुकी है। अब बारी है वो लाभ दे या ना दे, लेकिन नुकसान 100% देगा। ये बात आप जान लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आयुर्वेद वालों का कोई पर्टिकुलर निशान है क्या, जैसे आप पहचान सके कि आयुर्वेद का व्यक्ति है? किसी योग वाले का कोई निशान है क्या? कोई आइडियोलॉजिकल ये डिफरेंस है? मैं हूँ अष्टांग योग का, क्या हठ योग का, मंत्र योग का, लय योग का, तंत्र योग का, आप ये कैसे जान पाएंगी? कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है मैं सारे विषय वस्तुओं में बात कर सकूँ, लेकिन मेडिकल वालों की सबसे खास बात यह है कि वो सारी चीज़ें वेल प्लान तरीके से करते हैं। उनका एक प्लस का निशान है, आपने देखा होगा, जो रेड क्रॉस सोसाइटी बना के रखती है। उनके यहाँ ये है कि हाँ ठीक है, तुम 4 साल की अगर MBBS है, 5 साल की MBBS है, तो उसमें आप कुछ समय तक लगभग 70% एक ही कोर्स पढ़ते हैं। अंतिम समय में आपका कोर्स कंटेंट चेंज होता है। यानी एक व्यक्ति जो सर दर्द का डॉक्टर है या न्यूरो का एक्सपर्ट है, वो चाहे तो लिवर पे भी काम कर सकता है, चाहे तो पेट पे भी काम कर सकता है, एटलीस्ट कुछ दवाइयाँ तो दे ही सकता है। लेकिन वो स्ट्रिक्टली चाहे खाना एक टाइम का मिले या ना मिले, वो प्रैक्टिस वही करेंगे जिसके लिए वो पात्र है मेडिकल में। और हमारे क्षेत्र में ये नहीं है। हमारे वाले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ जो मिले आने दीजिए। और इसी कारण से ये क्षेत्र उतना आगे कभी नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि समता नहीं आ पाई, एकत्व नहीं आ पाया। और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे, हम दार्शनिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे। हमारी सारी बातें दार्शनिक हैं, उनकी सारी बातें साइंस ओरिएंटेड है। उनकी साइंस का ये विधान इस तरीके से स्थापित होता है कि यदि एक ने कहा कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, तो वो 100 वर्षों तक सटीक रहेगा। 100 वर्षों के बाद वो गलत हो जाएगा, तो फिर बाद वाले उसको बहुत गलत नहीं बोलेंगे बाद में। यानी रॉबर्ट हुक की मैं बात करता हूँ। रॉबर्ट हुक ने कहा कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, तो 100 वर्षों तक 1664 से लेकर 1774 तक ये बातें बिल्कुल सटीक चलती रही, अनटिल अनलेस की न्यूक्लियर की खोज ना की गई हो। रॉबर्ट ब्राउन आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, कोशिका के अंदर भी कुछ है जो उससे छोटा है। हम यही बात वर्षों से कहते चलते चले आ रहे हैं, यत पिंड है तत ब्रह्मांड। जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, या जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। ब्रह्मांड यानी धीरे धीरे वो पूरा बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही शरीर है, छोटे होते होते आप अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कल्पना उन लोगों ने साइंटिफिक तरीके से रख दी आपके सामने, तो आपने उनको स्वीकार कर लिया। आपने कभी रॉबर्ट हुक को गलत लोगों से सुनते देखा कि नहीं, रॉबर्ट हुक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ व्यक्ति था, उसको यही नहीं पता था कि उसने कोशिका खोजी और वो सबसे छोटी इकाई थी। नहीं, इनफैक्ट उसे विज्ञान उसको नोबेल पुरस्कार या तमाम चीज़ें दी जाने की बात की जाती रही।
विज्ञान में क्या होता है, एक वैज्ञानिक की बात को काटता है, उसको नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। अगली बार में वो कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है, उसकी बात को काट देता है, उसे नोबेल प्राइज दे दिया जाता है, और ये कहा जाता है हाँ हाँ वो कुछ समय तक ठीक थे, आप इस समय के लिए ठीक है। और हमारी दार्शनिक बातें तो तब भी उतनी ही थी, उतनी शाश्वत थी जितनी आज भी शाश्वत हैं। तो इसलिए हमारे सामने परेशानियां हैं, और मेडिकल साइंस के सामने इसलिए परेशानियां नहीं है क्योंकि वो तब तक के लिए आपके दिमाग के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है जिसके तहत आपको ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि नहीं नहीं आप ही ठीक हो। इनफैक्ट वो थोड़े समय बाद गलत हो जाए। आपने सिगरेट का वो पैकेट देखा जिस पे लिखा रहता है कि आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने कभी देखा कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति इस बात को कभी ध्यान दे रहा हो? कभी नहीं ध्यान देता, उसे पता है सारी चीज़ें। तो ये तो एक लत है, और आप अपने शरीर को मेडिकल साइंस या मेडिकल डॉक्टर्स के पास किस आधार पर भेज देती जानती हैं कि ये लो मेरी शरीर, ये तुम्हारे लिए प्रयोगशाला है, और ये मेरा जो पॉकेट है जिसमें मैं पैसे रखे हूँ, ये तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट का, तुम्हारे एसी का, तुम्हारे स्वीपर का, इन सब की बिल मैं भरूंगा। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, डॉक्टर साहब की भी भरूंगा। 1 मिनट लेता है एक डॉक्टर, ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट लेता है, उसका क्या फीस है जानती है आप? 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये तक फीस लेता है। और हमारे यहाँ वाले में आप 1 महीने तक कराइए तो भी लोग 500 देने के लिए परेशान हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं? वही लोग तो हैं जो लोग अभी मेडिकल साइंस को कोस रहे हैं, इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा ज़्यादा दे दिया, या वो अपने लाभ को प्राप्त नहीं कर पाए। अब उनको लगता है कि नहीं आयुर्वेद ठीक है। ऐसे लोगों को तो मैं बताऊं, आयुर्वेद और योग वालों को चाहिए कि जूता मार के भगा दें कि भागो यहाँ से। क्या आवश्यकता है तुम्हें? अपनी शरीर को आपने क्या बना दिया? प्रैक्टिकल रूम बना दिया। अपने पॉकेट को आपने तमाम लोगों को पाल रखा है उससे, है ना। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी ज़्यादा आपको लगा कि नहीं यही सबसे उचित है। लेकिन अब बात पता है क्या आती है? बात ये आती है कि अगर किसी को भी इमरजेंसी होगी ना, वो भले ही बहुत आयुर्वेद पे ट्रस्ट करता होगा, लेकिन जाएगा वो एलोपैथी पे ही। क्यों जाएगा? क्योंकि उसे पता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मुझे यहीं से मिलने वाला है। अभी किसी को इसे ब्रेक डाउन करता हूँ। इमरजेंसी होती है, किसी को इमरजेंसी होती है। ये बताइए, एक योग करने वाला व्यक्ति या एक व्यक्ति मेडिकल साइंस पे कब डिपेंडेंट होता जानती है? शरीर मैडम, शरीर जो है ना वो है भगवान का घर, एक तरीके से मंदिर के समान। बाहर हम लोग घर को बहुत क्लीन रखते हैं। कभी आपने देखा कि अंदर क्या चल रहा है उसे भी क्लीन करना चाहिए। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमें ये बात पता है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ, ये जिह्वा कितनी बड़ी है, इतनी सी तो है। आनंद का विषय कितना है किसी चीज़ को खाने का? इतना ही तो है। हम जब तक जीभ पे कोई चीज़ रखते हैं आनंद उतने तक ही है। जैसे ही वो गले के पास यहाँ से उतरा, लैरिंक्स फेरिंक्स होते हुए धीरे धीरे वो नीचे जाएगा पूरे आहार नाल तक, पूरे आपके सिस्टम तक, आपके ड्यूटेनम तक, आपके इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, कहीं भी वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसका टेस्ट कैसा था, लेकिन प्रभाव हर जगह डालेगा। तो आप तो डिपेंडेंट रही, सिर्फ अपनी जीवा पे आनंद लेते रही, इंद्रिय सुख लेती रही। यदि आप योग और आयुर्वेद का पहला ही नियम सुन ली होती, ये जान गई होती कि इंद्रिय संयम बहुत आवश्यक तथ्य है, तो आप कभी आपके ऊपर इमरजेंसी कंडीशन आती ही नहीं। अब आ गई तब। हाँ, अब आ गई। किस चीज़ की इमरजेंसी आती जानती है? आपने अपने आप को पूरी तरीके से प्रभावी कर रखा। 50 बार बोला गया स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। किसी चीज़ को देखो, आंखों से सुनी हुई बातें, आंखों से देखी हुई बातें, कान से सुनी हुई बातें, नाक से सूंघी हुई बातें, स्किन से टच की हुई बातों के आधार पे आपके दिमाग ने एक वृत्ति को बना ली, एक थॉट प्रोसेस बना ली, और आप उसमें परेशान हो गए। अब आ चुकी है, अब आपको क्या करना चाहिए? शरीर आपको हमेशा सेकेंड मौका देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, माताएं अपने बच्चों को क्या बोलती हैं जानती हैं? जिगर का टुकड़ा, राइट। और पतियों को क्या बोलती हैं? हृदय का टुकड़ा, हार्ट और लिवर। जिगर को बोलते हैं लिवर। जिगर को, हिंदी शब्द जो जिगर है ना उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ लिवर। लिवर क्यों बोलती हैं आप जानती हैं? क्यों? लिवर की खासियत ये है कि लिवर 90% तक यदि खराब हो जाए, 85-90% तक खराब हो जाए, तो यदि आप उसे सिर्फ उचित कंडीशन दे देंगी तो वापस से रिवाइव करके अपने 100% स्वरूप पे प्राप्त कर सकता है अपने। कितने महीनों में? ये समय की बात है, सबके साथ अलग अलग है कि कौन किस उम्र में है, कौन क्या खाता है, किस तरीके का पानी पीता है, तमाम चीज़ें अलग अलग। लेकिन लिवर सबसे तीव्र ऑर्गन है जो अपने आप को वापस से सेटल डाउन करने की योग्यता रखता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम अपने लिवर को, फैटी लिवर है, उसके बाद भी हम तेल लिए जाते चलते चले जा रहे हैं। हमें क्या देखना है कि 5 रुपये कम का तेल मिल रहा है तो वो खरीद लें। वो क्यों कम मिल रहा है वो हमें ध्यान में नहीं आ रहा। हमें चीज़ें क्या करनी है? हमें सारी चीज़ें वैसे ही प्राप्त करनी है जैसे हमारे पॉकेट पे जोर ना दे, शरीर बेशक प्रभावी हो जाए। जिस समय आपकी तबीयत खराब होने की होती है तो सबसे पहले शरीर हीट कर जाती है। बुखार आता है कि नहीं आता है? बुखार क्या है? आप उसको रोग मानती हैं। हमारे नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि रोग हमारे, मतलब जो भी ये डिजीजेज है, ये एक्चुअली हमारे शत्रु नहीं मित्र है। पहला सिद्धांत है। महात्मा गांधी को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ नेचुरोपैथी, मॉडर्न फादर ऑफ नेचुरोपैथी, और उनके तहत दिया गया पहला सिद्धांत है कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र है। कौन से रोग? छींक, खांसी, बुखार, सर्दी, ये सब हमारे मित्र हैं।
ये सब आपके शरीर की इंटरनल कंडीशन को आपके सामने बयां कर रहे हैं कि एक्चुअली आपका ये अंग परेशान है, ये अंग परेशान है, कृपया करके इसका ध्यान दीजिए। और आप क्या करती हैं, तुरंत लेके आती हैं 4 कमांडोज मेडिकल शॉप से, ठीक है, ये लो एमॉक्सिसिलिन, ये लो पैरासीटामोल, और जाओ और इसको मार के खत्म कर दो अंदर ही, और वो अंदर ही सूख जाता है। वो अपने पूरे मतलब जो भी उसका फॉर्मेशन होना था, जो भी नकारात्मक चीज़ थी जो बाहर जाने वाली थी, वो अंदर ही डेड कर गई। परेशान कौन होगा मैडम, आपकी मैं? जाहिर सी बात है आप परेशान होंगी। भाई एक बात है, एसी चल रहा है यहाँ पे, आपके शरीर को, आपके स्किन के पोर्स को क्यों बनाया गया था? ताकि पसीना निकल के आए बाहर। कोई मौका हम छोड़ रहे हैं पसीना निकलने का? यहाँ से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से निकले घर में बैठे, हमारे पोर्स किस काम के? ये तो यूजलेस हो गया। तो यदि हमारे अंदर से विजातीय द्रव्य निकलेगा ही नहीं, तो फिर आप क्या कर रही हैं कि आप कई बार ऐसा करते हैं, कई लोग भी करते हैं कि चलो ठीक है फीवर आ रहा है, आने दो, ये नेचुरली आना चाहिए। Exactly. वो फिर चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि इंसान की डेथ तक हो जाती है। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। ठीक कह रही हैं आप। देखिए मेनिंजाइटिस का बुखार, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ और लिखित स्वरूप में उदाहरण देता हूँ जो किताबों ने कहा है। किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का बुखार हो गया, किसी व्यक्ति को मलेरिया का बुखार हो गया, किसी व्यक्ति को इस तरीके का डेंगू हो गया, इस तरीके का बुखार हो गया, तो जाहिर सी बात है वो तो मरेगा। आप समझिए कंडीशन को। आपको ये भी समझना है कि बुखार का मुख्य कारण क्या है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, सारे बुखार अपने साथ अलग अलग प्रकार का वर्जन लेके आते हैं। एक बुखार आएगा तो ठंड लग के बुखार आना शुरू होएगा, मलेरिया का वो है। एक बुखार आएगा जिसमें सारे जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, डेंगू का बुखार है। एक बुखार ऐसा आएगा जिसमें आप धीरे धीरे सामने मतलब वो पहचानना बंद कर देंगी आप लोगों को, मेनिंजाइटिस, दिमाग का बुखार है। कंडीशन वर्स्ट होती जल्दी चली जाती है। भाई डेंगू क्यों हुआ? मच्छर के काटने से। मलेरिया क्यों हुआ? मच्छर के काटने से। मेनिंजाइटिस क्यों हुआ? गंदा पानी या तमाम तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चक्कर में। तमाम विषय वस्तु में आपको ये समझना होगा कि आपका जिम्मेदार होने वाला मुख्य कारक या विषय वस्तु क्या है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप जनरल बुखार से होकर गुजर रही हैं तब की मैं बात करता हूँ, लेकिन यदि ऐसा है कि आप किसी अनैच्छिक कारण के तहत बुखार में है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं और आपने पानी पी लिया और वो आपके पेट को ख़राब कर दिया, या धीरे धीरे आपको दस्त होनी शुरू हो गई, तो इनिशियली 1-2 दिन आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट शरीर को ठीक होने का मौका दीजिए। यदि आपका इम्यून सिस्टम इतना ही कमज़ोर है तो आप नहीं ठीक हो पाएंगी, ये बात याद रखिएगा। हमारा शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद और योग क्या करता है, आपके इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं अंतिम बार कब बुखार हुआ था मुझे अभी तक, मतलब मेरे बचपन से जब से मैं योग में हूं तब से मुझे ये वास्तविक स्वरूप में नहीं याद है कि कब बुखार हुआ। तो और ऐसा हुआ तो रोग तो हमारे मित्र है ना। एग्जैक्टली मित्र है, रोग मित्र है। अच्छा देखिए, डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स में भी डिफरेंस याद रखिएगा, ये भी इसका भी मतलब है। अब आप ये है कि एक विषय वस्तु में, जैसे रोग ने कहा कि बुखार, जैसे आपको सर्दी आनी शुरू हुई, जैसे आपको बुखार आना शुरू हुआ, तो आप कारण आइडेंटिफाई कर लीजिए। यदि कोई वास्तविक कारण नहीं निकल के आता, ब्लड टेस्ट आपने कराया, आप ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है, अगर कोई डेंगू नहीं निकल के आ रहा है, कोई मलेरिया नहीं निकल के आ रहा है, कोई इंसेफ्लाइटिस नहीं निकल के आ रही है, मेनिंजाइटिस नहीं निकल के आ रही है, तो छोड़ दीजिए उस विषय वस्तु को। उसके बाद आप अपने शरीर को हील होने दीजिए, एटलीस्ट स्वतः हील करने दीजिए और नेचुरल पद्धति से हील होने दीजिए। ऐसा ना हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रतिदिन सुबह सुबह हम जब खाना खाने बैठते हैं तो नियम हमारे आयुर्वेद ने बताया कि सबसे पहले उठिए तो सबसे पहला काम कीजिए कि रात का रखा हुआ पानी पीजिए, राइट। हम क्या करते हैं, जाते हैं फ्रिज का रखा हुआ पानी पीते हैं। हमारे यहाँ ये बताया गया कि रात को खाना मत रखिए फ्रिज के अंदर। हम क्या करते हैं, फ्रिज खरीदते ही इसीलिए हैं कि हमारी कोई चीज़ ख़राब ना हो, उसको मल्टीपल 2-3 बार 4 बार यूज़ करके वापस से उसको ले सकें, खा सकें, राइट। हमें ये कहा जाता है कि आप कढ़ाई लोहे की रखिए। हमारे आपकी कढ़ाई किस चीज़ की है? स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ आ रही हैं आजकल। हमारे ये बताया गया कि नहीं, इस चीज़ में पानी मत पीजिए, प्लास्टिक की गिलास में प्लास्टिक का बॉटल मत रखिए, लेकिन आप उस चीज़ को सुनने वाली कहाँ? हर वो चीज़ जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटिव फॉर्मेट में चलती चली आती हैं। आप विश्वास कर रही हैं, आप जाती हैं मिठाई, अभी दिवाली आने वाली है, मिठाइयों की दुकान पे क्या होगा, दूध की टोटल उत्पत्ति उतनी ही नहीं है जितने की मिठाइयाँ बन जाएंगी अभी, और आप वो मिठाइयाँ खाएंगी, इधर का पैकेट उधर जाएगा, खाएगा व्यक्ति, खा के बीमार होगा तो फिर कारण फिर वो आप दोषी किसको दोषी मानेंगे? अपने शरीर को। मैं अल्टीमेटली ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी शरीर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। जैसे ही आपको अजीब लगना शुरू हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि आपकी शरीर युद्ध करना शुरू कर चुकी है। अब उस युद्ध में कौन हारेगा वो डिपेंड कर रहा है। आपको पता है आपके शरीर के अंदर युद्ध के लिए कितने प्रकार की आर्मीज है। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, वो आपको सबसे पहले सचेत करता है। वाइट ब्लड सेल्स आपके अंदर आर्मी के तौर पर कार्य करती है। कोई एक डिसीज ले लेते हैं, कोई भी एक बड़ी बीमारी का, अगर वो आने के मुझे मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करना शुरू करेगी, कोई भी एक आप बोलिए।
कोई भी बीमारी? ठीक है, डायबिटीज लेते हैं, डायबिटीज जो कि आज हर किसी डायबिटीज, हाँ, ठीक है, दूसरी ठीक, तीसरी को है, ठीक है, डायबिटीज, हाँ। ठीक है। डायबिटीज देखिए, एक तो इसमें डिजीज का बड़ा शानदार सिद्धांत है, मधुमेह हम इसे बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि पैनक्रियाज के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि के स्वरूप में बांट देते हैं। हम जब शुगर का उपयोग आवश्यकता से अधिक करने लग जाते हैं, या ग्लूकोज की पुनरावृत्ति हो रही है, उसका उपयोग कम हो पा रहा है, उसे हम ले जा दे रहे हैं। होता क्या है कि जब आप कुछ खाते हैं तो उसमें से तमाम तरीके का ट्राइग्लिसराइड्स है, ग्लूकोज है, ग्लूकेगॉन है, वो सब परिवर्तित होकर लिवर में स्टोर हो जाता है। आवश्यकता से अधिक होने, जब भी आवश्यकता बढ़ती है तो वो आपको वापस रिटर्न कर देता है ग्लूकोज के फॉर्मेट में, ग्लूकेगॉन से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और फिर आप उसे यूज़ करके अपने शरीर को एनर्जेटिक बना लेते हैं। लेकिन इसी में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस जब आके बाइल में इधर मिल रहा होता है और लिवर से निकली हुई कोई चीज़, मतलब लिवर ने अतिशय मात्रा में स्टोर कर लिया, तो वो उसे ब्लड में रिलीज़ कर देता है, शुगर को खास करके ब्लड में रिलीज़ कर देता है। जब ब्लड में रिलीज हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरा रनिंग करना शुरू करता है और उसे कोई भी ऑर्गन स्वीकार करने से बंद कर देता है। डायबिटीज़ को भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। डायबिटीज़ को ये मत माने कि सिर्फ पैनक्रियाज का है। आंखों में यदि शुगर की आवश्यकता हो जाए तो ग्लूकोमा होना शुरू हो जाता है। आप देखिएगा कुछ लोगों की आंखें बड़ी बहुत ज़्यादा वेट दिखाई देती हैं, है ना, और वो उसमें एक अलग ही पानी जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। यही मस्तिष्क में पहुँचता चलता चला जाता है। जब ज़्यादा शुगर की मात्रा, चीनी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो सर से बाल हटना शुरू हो जाता है। यही जब अच्छी सारी उसके सिम्टम्स हैं। एग्जैक्टली ये सब। और उसके बाद यूरिन में, सबसे शानदार बात तो यूरिन में है। जैसे ही आप यूरिन जाएंगी तो एक तो अलग बदबू आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद उस पर चींटियों का लगना बहुत कॉमन सिम्टम माना जाता है शुगर बढ़ने का। तो शुगर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि आपका इंटेक ज़्यादा है, आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो ना। अब आप एक चीज़ बताओ, आपको ग्लूकोज मिला, शुगर यानी ग्लूकोज C6H12O22 इसका फॉर्मूला हुआ, आपको मिला, आप उसको लेके उपयोग करने के लिए जा रहे हैं, और आपका उपयोग ऐसा रहा कि जैसे आपको सपोज कीजिए दिया गया पर डे का 1000 रुपये कि ये लीजिए खर्च कीजिए आप, और आप उसमें से 1 रुपये खर्च करते हैं और 999 रुपये बचा लेते हैं। तो वो 999 बचते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि वो 9 करोड़ हो जाएगा। तो चोर आपके पीछे लगेंगे या मेरे पीछे लगेंगे? तो डायबिटीज़ एक चोर है, वो तुरंत आपका पीछा करना शुरू कर देगा। ठीक है चलिए। और सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा वो पैनक्रियाज के ऊपर। तो जब आप मतलब ये आपका सिम्टम है, आपको पता लगने लग जाएगा, आंखों के सामने धुंधला दिखने लग जाएगा। कभी भी जो है, अगर आप जैसे सो के उठे या 10 मिनट, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था मैम, और मैं जानता हूँ सर भी देखेंगे इस वीडियो को, एक हमारे नाम ले रहा हूँ, एक हमारे सर थे, बहुत वरिष्ठ योग आचार्य। उन्होंने मेरे कान में ये बात कहा कि यार मेरी ना शुगर लो हो रही है, मेरे लिए तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ या चीनी पानी मंगवाओ या नींबू पानी, कुछ भी उसमें मंगाओ मेरे को। मंच पे बैठा हुआ हूँ मैं, और वो भी मंच बहुत वरिष्ठ आचार्य है। तो मैंने कहा सर शुगर लो हो रही है, मतलब आप समझिए क्यों हो रही। वो कितना, ये मतलब एक तरीके से अच्छी बात भी और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि वो इतना इंटेक कम कंट्रोल किए हुए हैं कि अपने उम्र की इस पराकाष्ठा पहुंचे जहां वो शुगर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ही नहीं है। अपनी पूरी उपयोगिता उन्होंने अपने शरीर को इतना वर्कआउट करा रखा है कि उनकी डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है। लेकिन इतना भी कम नहीं हो जाना चाहिए कि वो मंच पे आपको आधे घंटे खड़े ना रहने दें। समझ रही हैं आप? तो ये क्या है, ये सब सिम्टम है आपके शरीर का। या तो आप कम करके हार जाती हैं, या आप बहुत ज़्यादा करके हार जाती हैं, या तो आप बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो ये सब तय करना होगा। सिम्टम्स में आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। आप यदि योगाचार्य हैं तो आप देखेंगे कि मतलब अगर मेरे सामने कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो मैं देख के आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति डायबिटिक होगा। और डायबिटिक होगा, पॉइंट्स कहाँ तक पहुँच जाता है आपको पता है? 400 तक पॉइंट्स लेके पहुँच जा रहे हैं लोग। और कैसे कंट्रोल हो जाएगा, आप मतलब मेरे कई सारे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, वो ये जानते हैं, गारंटेड है मैम, 1 महीना योग कीजिए और हम लोग 200 के नीचे लेके आएंगे, उसे 100-150 के बीच में रख देते हैं पॉइंट्स को, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स बिल्कुल। और डायबिटीज को मेरे को एक ऐसा कोई डॉक्टर बता दीजिए जो डायबिटीज को दवाओं से ठीक कर देगा, और मैं आपको 1000 ऐसे योगाचार्य बता दूंगा। मेरी कम्युनिटी इस वीडियो को देखेगी योगाचार्यों की। इनफैक्ट हर योगाचार्य जो बहुत कम जानता है और अपनी कक्षा का वो अंतिम वाला छात्र है, वो गधा जिसको बोलता हूं मैं, अंतिम छात्र है, 100 बच्चों का अंतिम वाला, वो भी डायबिटीज को रिवर्स करने की क्षमता रखता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आसन, एक आसन है मंडूक आसन, लगा के 5 मिनट छोड़े रहिए। क्या किया हमने? अपने पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। पैनक्रियाज के ऊपर जैसे ही हमने ऐसे मुस्टिका को बंद करके और पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी अल्फा बीटा गामा सेल्स एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। एक्टिवेट होने में भी मैं कोई दार्शनिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब वैज्ञानिक बात है। एक्टिवेट होने का मतलब वो अपने वहाँ प्राण प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। ब्लड का आना जाना यदि चालू हो जाए तो चीज़ें स्वतः ठीक हो जाती हैं। आपके सेक्टर में पुलिस आए और जाए तो आपके यहाँ कोई ऐसा होगा क्या कि आपके यहाँ चोर या डाकू आएंगे? नहीं आएंगे।
जाहिर सी बात है। वैसे ही ब्लड आए जाए, शरीर के हर हिस्से में आए जाए तो प्राण प्रवाह तीव्र हो जाता है। और हमारा शास्त्र ये कहता है कि सिर्फ आप प्राण प्रवाह तीव्र कर दो, बाकी चीज़ें प्राण स्वतः ठीक कर लेगा। तो डायबिटीज़ हम ऐसे ठीक कर लेते हैं। और आपका कोई डॉक्टर ये कह दे, मैं तो पॉडकास्ट पे बैठ के हर बार चैलेंज करता हूँ, कोई भी डॉक्टर है और ये सिद्ध कर दे, आप चूंकि एनाटॉमी से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं है, नहीं तो मैं और एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बोलता, यदि कोई डॉक्टर बैठता और डॉक्टर मेरे से ये बात पूछता कि ठीक है सिद्ध करके दिखाओ, तो मैं सिद्ध कर देता और मैं उनसे पूछ लेता वापस से कि आप सिद्ध करके दिखाओ। हम दोनों युद्ध करते हैं, फिर वैचारिक युद्ध चले कि क्या चीज़ है। और मैं सौम्यता से ये बात अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी ये बताता हूँ कि डायबिटीज़ को ठीक करने का अकेला इलाज योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में ही है, मतलब प्राकृतिक विधान में ही है, अन्य किसी विधान में नहीं है। ठीक है, तो अगर इसे ठीक करने की बात आई तो आप मुझे बताइए कि ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पानी में रात्रि को प्रतिदिन पानी लीजिए। एक आप जो भी आपका जिसमें भी आप पानी रखती हैं, आजकल तो आरओ का चक्कर है, लेकिन आरओ का पानी वैसे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। आप पानी लीजिए और पानी के अंदर जामुन की डंठल को ला के रख दीजिए। वो रात भर में उस पानी को ऐसा बना देगा जो आपके लिए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के पीने के योग्य बना देगा उस पानी को। नंबर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात है, जामुन की पत्तियां यदि एक डायबिटीज़ का पेशेंट 6 महीने खा ले तो भी डायबिटीज़ ठीक कर सकता है। मतलब बाकी और चीज़ें कुछ भी ना, आवश्यकता ही नहीं है। उसे सिर्फ देखिए, परहेज तो अनिवार्य है, परहेज तो अनिवार्य है। सफ़ेद दिखने वाली, देखिए शॉर्टकट बताता हूँ मैं, सफ़ेद दिखने वाली तकरीबन 90% चीज़ें वो छोड़ दे। सफ़ेद दिखने वाली क्या क्या, चावल छोड़ दे, सीधे तौर पे आलू छोड़ दे, केला छोड़ दे, मिठाइयाँ सफ़ेद दिखने वाली हो गई, चीनी छोड़ ही दे, है ना। अतिशय मात्रा में तमाम चीज़ें छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, उस पर डिपेंडेंसी कम कर दे। आटा खाता है, आटा भी सफ़ेद है तो उसको नवरत्न का आटा बना दे, तमाम चीज़ें उसमें मिला सकता है। दूध भी नहीं, हाँ, और दूध को कैल्सीफेरॉल के तहत दिया जाता है तो उसे ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा कैलकुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा। दही भी ले सकते हैं, उसमें भी लैक्टोबैसिलाई होता है, वो भी लाभकारी होता है। कुछ चीज़ें, इसलिए मैंने 90% बोली कि जो दूध वाली चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, बाकी मतलब उनको ले लीजिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। उसके बाद नीम की जो लाल वाली जो पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल जो उसका पुनगा होता है, जो शुरुआती समय में पत्तियाँ निकलती हैं, वो पत्तियाँ प्रतिदिन कोशिश करें बिना ब्रश के उसे चबाएं और चबा के उसके रस को अंदर जाने दीजिए। आप देखिए ठीक हो जाएंगे। करेले की पत्तियां आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, करेले का जूस बहुत लाभकारी है। पर डे एक करेला यदि आप 1 हफ्ते पी लेते हैं तो आपका पॉइंट तुरंत डाउन कर जाएगा शुगर का। ये तो आयुर्वेद के कुछ नुस्खे हैं। और उसके बाद आइए आसनों के ऊपर। मैंने बताया आपको कि जो भी आसन आपके इधर वाले हिस्से पे, यानी लेफ्ट वाले हिस्से पे, जो पैनक्रियाज का हिस्सा है, इस पे प्रेशर क्रिएट करने की क्षमता रखता हो, उसे आप कर लीजिए। अब यहाँ पे किसी का ऑपरेशन हुआ हो, किसी चीज़ का, ऑपरेट नहीं होता यहाँ पे, यहाँ किसी भी चीज़ का कुछ भी ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन यहाँ नहीं होता। पता नहीं ना, किसी के कुछ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, यहाँ नहीं होता। एक्सीडेंट अगर हुआ हो तो बहुत, मतलब 1 लाख में एक ही होगा जिसका यहाँ एक्सीडेंट होगा और वो बचेगा बेचारा। यहाँ नहीं होगा। लिवर के पास आजकल गॉल ब्लैडर निकाल देते, तो इधर की अलग बात है, लेकिन पैनक्रियाज का क्षेत्र जो है वो बड़ा रिजर्व क्षेत्र है, तो बहुत सटीक क्षेत्र है, यहाँ कर सकते हैं। और कोशिश ये रहे कि ब्लड फ्लो जो है वो आपका तीव्रगामी बना रहे। अच्छा, अगर चलिए मान भी लिया कि ये पूरे पेट में ही कोई ऑपरेशन हुआ पड़ो, कुछ ऐसा ही हुआ पड़ो, फिर भी डायबिटीज़ हो, तो क्या कर सकते हैं? तो कोशिश ये करें, सूर्य नमस्कार करें, है ना, वर्कआउट कीजिए और अपने वजन को कम कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म यदि ठीक हो गया तो आपको ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, हालांकि इसे हम डिजीज़ मानते ही नहीं डायबिटीज़ को, हमारे शास्त्र में तो इसे डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है, अवैक्तिक रोग इसे कहते हैं बेसिकली। तो डिसऑर्डर है, आसानी से ठीक कर सकते हैं आप इसे। मतलब आप अपने वजन को कम कर लीजिए, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान पे फोकस बना लीजिए, धीरे धीरे सदा ठीक हो जाए। सूर्य नमस्कार हर कोई नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा एजेड लोग हैं जिनके कोई घुटनों में प्रॉब्लम है या कोई बॉडी में प्रॉब्लम है। प्राणायाम करें, कपालभाति करें, खूब बढ़िया से बैठे आराम से कपालभाति करें, समझिए आप। ये प्राणायाम है। फिर बाद में आती है बात नाड़ी शोधन प्राणायाम के तहत, तो उसमें चला जाए। मेटाबॉलिज्म ठीक करना है, बात ये है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म उपापचय की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म अंग्रेजी में बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म यदि ठीक हो गया तो बाकी सारी चीज़ें स्वतः ठीक होती चलती चली जाएगी। मेटाबॉलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का क्या प्रभावी है? मेटाबॉलिज्म। किस तरीके से प्रभावी है? कोई खाता गलत तरीके से, उसका मेटाबॉलिज्म प्रभावी है। अब आप एक बात बताइए, मांसाहार आप कीजिएगा और आप मुझसे पूछिएगा कि भैया मेरे को ठीक करो, मेरे डायबिटीज़ को ठीक करो, मैं तो हाथ जोड़ के मना करता हूँ कि प्रभु कृपया करके आप अपना मार्ग स्वतः प्रशस्त करें,
क्योंकि आपने जीव हत्या की। हमारा योग शुरू होता है, अष्टांग योग शुरू होता है यम से। यम का पहला स्टेप है अहिंसा, और अहिंसा में आप हिंसक व्यक्ति है, तो मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता? अच्छा, इसमें एग भी आता है? एग भी आता है। कई हिंसा लोग है के ना, तहत देखिए, कई लोग हिंसा मानते जो ही है, नहीं है। कई लोग, मैंने बताया तो आपको कि नटवर नागर नंदा। अब नटवर नागर का मतलब कृष्ण जी जो थे वो गुजर थे, है ना? अरे तो ये वही तो बात है कि एक तो कोई मानते नहीं है, फिर अब कुछ लोग तो दूध को भी वो नहीं मानते हैं, फिर वो एक नई परिभाषा बना रखे हैं, कि दूध वेगन। नहीं पीना नहीं, चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं वेगन। वेगन का हाँ। मतलब जो दूध भी ना ले, समझ नहीं आप? तो ये सब तो खैर हम लोग वो बातें स्वीकार करते हैं और उस बातों का खंडन करते हैं। जो बातें हमारे शास्त्र में लिखी हैं हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जो बातें अशास्त्रीय हैं हम उसका खंडन करते और खंडन करते रहेंगे। ये बात। तो हमारे यहाँ एग छोड़िए, हमारे यहाँ हिंसा का 3 प्रकार बताया गया। क्या? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की हिंसाएं हैं। मन से यदि मैं आपके बारे में नकारात्मक सोचता हूँ तो भी मैं हिंसक हूँ। वाचिक तौर पे यदि मैं बुरा भला आपको बोलता हूँ तो भी मैं हिंसक हूँ। और यदि कार्मिक रूप से यदि किसी जीव की हत्या का कारक बना देता हूँ तो भी मैं हिंसक हूँ। अब आजकल तो एक ही चाइना वाले पता नहीं कैसे एक बना देते हैं। एग इज व्हाट समथिंग, है ना, जो बाद में बच्चा बन सकता था, जिसके पास क्षमता थी, जिसके अंदर जीव आने की संभावना थी, तो आपने उसकी हिंसा कर दी, यानी उसके जन्म को आपने प्रभावित कर दिया। लिहाजा वो पूरी तरीके से हिंसक के तौर पे आपको कंसिडर करा ही देगा और आप हिंसा के तहत आ ही जाएंगी। ठीक है। प्राणायाम की आप बात करते हैं, क्या हम लोग जो नॉर्मल सांस, एक नॉर्मल इंसान नेचुरल सांस ले रहा है, वो गलत तरीके से लेता है? देखिए, कुछ परसेंट मैंने ऐसा सुना है कि आपके यदि तरीके गलत होते हैं। हाँ, इसमें क्या है, होना क्या चाहिए, जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, छाती बाहर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। यदि हम सांस छोड़ें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हम भरेंगे तो बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? इसका मतलब मैं सही ले रही हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ये चेक कर पाएंगे, रोक के चेक कर पाएंगे अपने आप को, अच्छा। वीडियो को पॉज करके भी चेक कर तो पाएंगे। ये सही तरीका हाँ, है। तो ये सही तरीका है कि जब आप आप सांस इनहेल लें करें तो आपकी छाती जो है वो आगे आनी चाहिए, पेट आगे जाना चाहिए, और जब आप एक्सेल करें तो ये सिकुड़ना चाहिए। यही क्रम है सांस का, इसी आधार पे आपकी सांस चलनी चाहिए। और ये भी होता है कि इतने सेकंड तक आपको सांस लेनी है, फिर रोक के हाँ, रखना है, देखिए, फिर विभिन्न उसे उपनिषदों ने इस विषय में अलग अलग अपनी बातें कही हैं। कुछ ने 2-4-8 का रेशियो बताया, कुछ ने जो है वो बताया 2-8-16 का रेशियो बताया, यानी 2 सेकंड सांस ली तो 4 सेकंड रोका, 8 सेकंड छोड़ा। छोड़ने पे ज़्यादा सबका फोकस है, ये बात है। वैज्ञानिक बात इसमें ये है, जो विज्ञान कहता है कि आप जब श्वास लेते हैं तो आपके नासा छिद्र से होती हुई श्वास आपके ट्रैकिया से होती हुई आपके ब्रोंकीज, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई सैक तक जाती है श्वास। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, या आपके बच्चे भी बताएंगे, आपके दर्शक भी बताएंगे, श्वास हम लेते ही क्यों है? क्या आवश्यकता है श्वास लेने की? कॉमन सेंस से हम सोचें कि श्वास क्यों लेते हैं। जैसे हमें देखना आवश्यक नहीं है, हम आंखें बंद करके देखना बंद कर देते हैं, हम कान बंद करके सुनना बंद कर देते हैं, हम अपने स्किन को किसी से ना छुएं तो हमारी इंद्रियां ये भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो आखिर हम श्वास का क्या करें? भाई बोलना बंद कर सकते हैं, हम श्वास तो बंद नहीं कर सकते। कुछ समय बाद हमें घबराहट होगी, क्योंकि सांस हम लोग बाहर से ले रहे हैं। नहीं भाई, देख भी तो बाहर से ही रहे हैं। देख भी बाहर से रहे, बट ये मेरे पे कंट्रोल है ना। लेकिन सांस का तो ये कि हम लोग बाहर से ले रहे हैं, आवश्यकता अंदर क्या ले है? रहे हैं और छोड़ रहे नहीं, हैं। आवश्यकता क्या है, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी पे हमारा जीवन है। ये अगर बंद हो गया तो ये वही चीज बंद हो गया तो हम बंद हो जाएंगे। लेकिन हम क्यों ले रहे हैं, वही बात अंत में वही रुकी। जीने के लिए। नहीं, इसका वैज्ञानिक उत्तर मैं बताता हूँ। जीना इज द फाइनल आंसर। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, जीना इज द फाइनल आंसर। भाई हम क्यों देख रहे हैं? देखने के लिए इज द फाइनल आंसर, राइट? उसके बीच में बहुत सारी चीजें। अब आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बताऊंगी, मुझे वैज्ञानिक इसका क्या पता। मैं बताता हूँ, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, एक्चुअली आपसे नहीं, मैं आपको एज अ लेमैन मानता हूँ। हाँ, और मैं दर्शकों से पूछता हूँ कि भाई आप ये बात बताइए मुझे, हम श्वास क्यों लेते हैं? श्वास हम इसलिए लेते हैं ताकि एटीपी प्रोडक्शन हो सके। शरीर क्या है, ऑक्सीजन के उत्पत्ति के, ऑक्सीजन के जाने के बाद ही एटीपी को प्रोड्यूस कर पाती है, उसकी खासियत है। कोई भी चीज तभी जलती है जब ऑक्सीजन हो, ये प्रकृति का नियम है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसमें आग नहीं लगेगी, वो ज्वलंत नहीं होगी, वो उसके अंदर से प्रोडक्शंस नहीं होगा। भाई दिया जलाना है तो ऑक्सीजन के बिना तो जला नहीं पाएंगे। कभी आप दिए के ऊपर कुछ रख दीजिएगा, वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो वो ट्रैकिया होते हुए, ब्रोंकीज होते हुए, ब्रोंकियल्स होते हुए, एल्वोलाई सैक होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। ब्लड स्ट्रीम की भी खासियत है, याद रखिएगा। ब्लड स्ट्रीम में भी बड़ा नियम है, अभी बताऊंगा आपको। ब्लड स्ट्रीम में वो तुरंत हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन हूँ, अब मैं पहुंचा किसी के छाती में, पहुंचा, मैं गया ब्लड से, हेलो ब्लड मिला, बोझा एक काम करो, ये हीमोग्लोबिन का ट्रक जा रहा है, इसके ऊपर तुम लोड हो जाओ, और छुप के लोड होना, मतलब
आई कैन नॉट टेल एवरीवन कि मैं ऑक्सीजन हूँ, हेलो, क्योंकि जैसे ही ब्लड जान गया कि मैं ऑक्सीजन हूँ तो वो तुरंत क्लॉट कर जाएगा। जैसे हमारा हाथ कटता है तो ब्लड बाहर आता है तो ऑक्सीजन मिलने के कारण वो क्लॉट कर जाता है ना, क्लॉटिंग हो जाती है। तो यदि यही सांस सीधे तौर पे यदि मैं इंजेक्शन में सिर्फ हवा लेके और आपके इसमें नसों में भर दूं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, सीधे सीधे हवा भर दूं तो, क्योंकि वो ऑक्सीजन गया, वो तुरंत आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा। लेकिन जब हम इधर से भेजते हैं, छाती से होते हुए भेजते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन से जाके मिलता है, और हीमोग्लोबिन से मिलके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक नया तत्व बना लेता है, मतलब छुप के तुरंत अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है, और फिर वो ट्रैवल करना शुरू करता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसकी है अपने शरीर के अंदर? ब्लड की। ब्लड यहाँ से लेके पैरों तक हर जगह पहुंच सकता है, और सारी कोशिकाओं को जरूरत है किसकी? ब्लड की, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन की। तो ब्लड जैसे जैसे गुजरता है आपके कोशिकाओं के पास से, तो जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के तौर पे जा रहा हूँ, तो मैं किसी कोशिका या एक्स कोशिका है उसके पास जाके मैंने हेलो आई एम ऑक्सीजन, तो उसने एंट्री दी मेरे को, ठीक है आप अंदर आ जाइए। अब मैं कोशिका में ऑक्सीजन से इधर हीमोग्लोबिन को छोड़ा मैंने, और मैं पहुंच गया किसके अंदर? कोशिका के अंदर। कोशिका में भी मैं किससे मुलाकात करूंगा? माइटोकॉन्ड्रियन से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके मैं बोलूँगा हेलो आई एम देयर, और माइटोकॉन्ड्रिया मुझे तुरंत अंदर आने देगी, और जैसे ही मैं एज अ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाऊँगा उसके बाद मेरी उपस्थिति में बर्निंग्स शुरू हो जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ योर सेल। कोशिकाएं तुरंत एक्टिवेट होंगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके द्वारा लिए हुए तमाम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि चीज़ों को बर्न करते हुए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराएगी? आपको ATP देगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देना शुरू करेगी, जो आपकी ऊर्जा का कारक बनेगा, और फिर आपकी कोशिका ऊर्जावान बनेगी, और वही ऊर्जावान कोशिका वापस ब्लड को बताएगी हेलो आई एम ऊर्जावान, ये लो एनर्जी कितनी चाहिए, और उसी आधार पे आपके सारे अंग काम करेंगे, और फिर आप ऊर्जावान होती चलती चली जाएंगी। अब यदि आपने लिया ही श्वास थोड़ा सा, अब ये बताइए मेरे ब्लड को, मान लीजिए मैंने छोटा सा सांस लिया, तो ये मिला मेरे ब्लड को, कितने ब्लड को मिल गया होगा? थोड़ा सा मिला होगा। अब इतनी बड़ी शरीर के लिए इतनी लंबी ब्रीदिंग हम लोग ब्रेथ लेते हैं, हम बोलते हैं ओके। और रोकते क्यों हैं? ताकि वो पूरा अंदर तक कोशिकाओं तक चला जाए, वो कंज्यूम हो हीमोग्लोबिन के द्वारा, और पूरे शरीर तक, कोशिकाओं तक, अंतिम कोशिकाओं तक पहुंचे। और ज्यादा छोड़ते क्यों हैं? ताकि हम और स्पेस क्रिएट कर पाए अंदर ऑक्सीजन को लेने के लिए। और जब हमारे पास व्यापक ऑक्सीजन होगा तो चेहरे में चमक होगी, आंखों में प्रखरता होगी, वाणी में तेजस्विता होगी, शरीर ऊर्जावान होगी, कभी झुर्रियां नहीं आएंगी। आप समझिए, विदेश वाले लोग जो हैं, जो गोरे हैं, ये बहुत, आप इनको देखिए 40-45 के बाद झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ के तो 60 साल के बुड्ढे भी बिल्कुल जवान दिखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है कि वहाँ बहुत ठंडी हवा है। श्वास आप जैसे छोटी छोटी श्वास लेके कैसे तो जिंदा रह रहे हैं, बस वो बेचारे छोटी सांस है। और हमारे यहाँ क्या है, आराम से नेचर चेंज होता रहता है, हम धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, गहरी सांस। हमारे यहाँ सारी चीज़ें साइंटिफिक रही हैं। और मैं आपको बताऊँ, भारतवर्ष में यदि आपका जन्म हुआ तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको सारी चीज़ें पर्याप्त मिली। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में हो गया, वो भी अपने सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आपको ना ही बर्फ़ की परेशानी, ना ही बाढ़ की परेशानी, ना ही ठंडी हवा की परेशानी, ना ही बहुत गर्मी की परेशानी, सारी चीज़ें आपके साथ पर्याप्त मात्रा में है। चारों सीज़न आता है, चारों जाता है, आराम से आप सौभाग्यशाली। तो आपकी शरीर है। अभी हीमोग्लोबिन का प्रतिशत क्या है ये बताइए? हीमोग्लोबिन साधारणतया माना जाता है महिलाओं में 13 से 15 यूनिट हो, राइट? इतना तो होना चाहिए। अभी महिलाओं में जानती हैं क्या है? 8 यूनिट, 7 यूनिट, 9 यूनिट। यानी हीमोग्लोबिन को यदि मैं ट्रक के तौर पे कंसीडर करूं तो मेरे पास 13 ट्रक हैं और आपके पास 8 ट्रक हैं ऑक्सीजन ले जाने के लिए। तो कौन ज़्यादा रिच हुआ, मैं कि आप? जाहिर सी बात है। इसलिए बोला जाता है कि देवियों सज्जनों, हीमोग्लोबिन पे ध्यान दो। हीमोग्लोबिन पर्याप्त रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो कोशिकाएं जीवित रहेंगी, और जीवित रहेंगी तो ऊर्जावान रहेंगी। ऊर्जावान रहेंगी तो आपको बीमारी होने की संभावनाएं ही स्वतः कम हो जाएगी। तो आप परेशान नहीं हो। सब विज्ञान है, अध्यात्म भी है। मेरे को पिछले प्राणायाम वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने ढपोर शंखों जैसी बातें की, बोला ये नहीं, ये ऐसे। हमारा स्वर विज्ञान क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, शिव क्या कहते हैं, इड़ा स्वर क्या कहता है, पिंगला स्वर, मैं सब जानता हूँ। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी, है ना, और उसके कुहू, अलम्बुशा, इन सब के विषय में जानता हूँ मैं, सारी नाड़ियों के विषय में जानता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं नाड़ियों के बारे में बात करने लगूंगा ना, तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगा, आहा हा अलम्बुशा है क्या, आहा हा कुहू है क्या, मतलब नाड़ियाँ हैं, आहा इड़ा है क्या। मैंने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दिया, 2-4 संस्कृत के मंत्र भी बोल दूंगा, लेकिन एट द एंड उसका अर्थ आपके मस्तिष्क में स्थापित नहीं होगा। मैं वैज्ञानिक बातें यदि बोलूंगा ना तो मेरी कही हुई बातें स्थापित कर जाएंगी। और यदि आपको मैं एक बार प्रभावी कर लिया तो दूसरी बार तो मैं आपको कुहू, अलम्बुशा, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सबके विषय में बता ही दूंगा और आप स्वीकार कर लेंगे।
लेकिन यदि मैं दर्शन से शुरुआत करूंगा, इसीलिए हमारा क्षेत्र इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितने की कल्पना थी। वो तो धन्य भाग्य हो, हमारे यहाँ एक रामदेव जैसे लोग आ गए, बाबा रामदेव जैसे अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति आ गए। अभी सुबह भी मैं उनको देखता हूँ, आज भी देखता हूँ, मतलब क्या उम्र है उनकी, और अपने घर से निकलते तो दौड़ते दौड़ते जाते हैं अपने योग ग्राम तक योग कराने के लिए, दौड़ते हुए। और साथ में CISF वाले और उनके सुरक्षा गार्ड भी दौड़ रहे होते हैं बेचारे। तो क्या है, आप समझिए, योग को इतना पॉपुलर बना दिया, इसलिए योग पॉपुलर है। नहीं तो अभी आज के 10 साल पहले कौन पूछता था इन लोगों को? ये जितने नाड़ी शास्त्र के विद्वान है और योग शास्त्र के विद्वान है ना, इनको कोई नहीं पूछता था। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था। हमेशा कहता हूं, यदि जागृत रहना है तो वैज्ञानिक बनो, वैज्ञानिक स्वरूप में उतर दो और वैज्ञानिकों के सामने उनका खंडन करने की क्षमता रखो, फिर देखो कि आपको कौन नहीं स्वीकार करता। और आपकी आयु इससे, मतलब आपके शास्त्र की आयु और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रगतिशील विचारधारा बन जाएगी, तार्किक विचारधारा बन जाएगी। आदर्शवाद का चिदाकाश बड़ा शानदार लगता है मैडम, याद रखिएगा, लेकिन तर्कवाद का चिदाकाश आपको प्रभावी करेगा। हो सकता है कि आप उससे स्वीकृति को अपनी अनुकृति में, अपनी व्यावृत्ति में परिवर्तित ना कर पाए, और इसी प्रवृत्ति में परिवर्तन है। यदि आपने अपनी अनुवृत्ति का परिवर्तन करना श्रेष्ठ कर समझा तो आपका परिवर्तन होगा, आप धीरे धीरे बढ़ती जल्दी चली जाएंगी। लेकिन यदि आपने अपने अनुकृति को, अपने आंतरिक विवेचना को, अपने अंदर के उस चैलेंजेस को अपने स्वीकार करना बंद कर दिया और सिर्फ किताबी होकर रह जाएंगी, दार्शनिक होकर रह जाएंगी, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि दर्शन में तो बड़े शानदार दार्शनिक हुए थे, चार्वाक, समाप्त हो गए। उसकी एक एक बात मैं आपको बताता हूं चार्वाक की। उसने ऐसा खंडन किया, जिस समय दर्शन जो है वो 2 सिद्धांत पे चलता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के तहत ईश्वर को मान लेने वाले होते हैं, नास्तिक में माना जाता है कि नहीं है। तो बुद्ध को मान लिया कि नास्तिक में आ गए, जैन को मान लिया कि नास्तिक में आ गए, मान लिया कि चार्वाक को भी मान लिया कि ये भी नास्तिक है, ठीक है। चार्वाक को चारुवाक बोला गया। चार्वाक कौन? एक दार्शनिक हुए हैं, योग के पितामह कहे गए पतंजलि। अच्छा। जैसे योग दर्शन को बताया, सांख्य के कपिल मुनि हुए, ऐसे 6 दर्शन है, षड दर्शन। ऐसे ही 3 दर्शन ही है, तो चार्वाक एक दर्शन है। तो चार्वाक ने एक बात कही, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्मश्च न विद्यते। कहा कि पियो, खूब पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, है ना, यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पे ना गिर जाओ, उत्थाय च पुनः पित्वा, उठ के फिर पियो, पुनर्जन्मश्च न विद्यते। मतलब ये जो बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा, तुम आनंद में रहोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, अपने इस जीवन को छोड़ो, अगले जन्म के कर्म अच्छा करो, इत्यादि इत्यादि बातें चार्वाक ने खंडन कर दिया। कहा कि नहीं, तुमको यदि शराब पीना या सोमरस पीना अच्छा लगता है, पियो, खूब पियो, और पी के तुम बेहोश हो जाओ, गिर जाओ, जब होश आए तो फिर उठ जाना और उठ के फिर पीना, क्योंकि इसी जन्म में तुमको आनंद लेना है, अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है। इनको भी नहीं पता कि ये वापस दूसरा जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। कल्पना कीजिए कि चार्वाक क्या गजब व्यक्ति रहे होंगे, मारा कि उसको। तो ऐसे तो वो अपना प्रेजेंट सारा खराब कर लेंगे कि यही जीवन है, इसी में कर लो जो मौज मस्ती करनी है। वो तो कहते थे कि अगर आनंद है तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लीजिए और घी पीजिए, और घी और ऋण मत दीजिए, वापस मर जाइए फिर से, ठीक है। कौन जाने, क्योंकि घी पीना अच्छा लगता है आपको, वो कीजिए। आनंद जी, आनंद के तौर पे रहिए। एक उनका शिष्य हुआ अजित केशकंबली, आप शायद नाम ना सुनी हो। अजित केशकंबली की खासियत, उसको क्यों बोलते थे केशकंबली? क्योंकि वो केश का कंबल पहने हुए रहता था। केश माने बाल का कंबल पहनता था। क्यों पहनता था? क्योंकि केश के कंबल की खासियत ये होती है कि गर्मी के मौसम में वो गर्मी बढ़ाएगा और ठंडक के मौसम में ठंडी बढ़ाएगा। तो वो अपने इंद्रियों को आनंद देने के बजाय उनको सताता था कि अच्छा तुम भोग के लिए बनी हो, रुको मैं तुमको दुख देता हूँ, देखो कैसे दुख देते हैं। तो वो केश का कंबल पहन लेता था, अजित केशकंबली। बोलता था ये देखो इंद्रियों का संयम मैं ऐसे भी करता हूँ। ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए हैं, मैं आपको बताऊं, जो लोग, यदि आप सुने, आज वाले तो क्या ही बातें करेंगे। आज वाले तो बस ये कि हाँ ठीक है, डर समझते हैं आप, भय। क्या आपको शनिवार के दिन, मैं एक दिन मेट्रो पे जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा आके मेरे सामने शनि भगवान को तेल में डुबोए हुए बेचारा, मैंने कहा, मतलब वो ले आ, बोले दान दो नहीं तो शनि तुम्हारा बुरा हो जाएगा। मैंने शनि भगवान को पकड़ा, मैंने निकाला, मैंने बोला अरे कम से कम इनको सांस तो लेने दे भाई, तेल में डूबे पड़े हैं बेचारे, है ना, उनको पूरे तेल में भय। बोल के कोई दिखा दे आपके कमेंट में शनि भगवान के विषय में बुरा, डरपोक हैं सारे। मैं बोल के दिखा दूंगा। क्या बोलना आपको? कुछ भी आप बोलिए शनि भगवान के विषय में। शनि भगवान क्यों काले हुए बताइए? मैं बोलता हूँ शनि भगवान क्यों काले हुए? क्यों? उनको एक पिपलाद नाम, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक छोटा सा बालक था, पिपलाद,
पिप्पलाद उसका नाम दिया उसको नारद ऋषि ने। नारद ऋषि ने कहा, एक छोटा सा बच्चा था, एक वो पीपल के पेड़ के नीचे कराह रहा था, रोए जा रहा था, 2-3 साल का बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, माता पिता ने उसको पैदा करके वो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया, तो कराह रहा था। नारद ऋषि उधर से गुजरे, देखा एक बच्चा रो रहा है, तो उसको उठाया, उसको पाले पोसे 3-4 साल 5 साल का हुआ वो, तो उसका नाम पिप्पलाद रखा कि वो पीपल की गाद को खा खा के जिंदा रहा था, पिप्पलाद ऋषि नाम हुआ था। तो बोला कि अरे भाई क्या है, क्यों ऐसा हुआ? नारद से वो बच्चा पूछा कि मेरी ये स्थिति हुई कैसे? तो बोले यार इसमें तुम्हारे माता पिता की कोई गलती नहीं है, वो तो सारा दोष शनि का है। तो शनि का दोष है? शनि कैसे? तो बोले शनि उनके ऊपर शनि ग्रह की स्थिति थी, लिहाजा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब ये ब्राह्मण बालक इसने अपनी तपस्या से शनि को भस्म करने का वो संकल्प ले लिया और भस्म कर दिया, खत्म। अब वो उनको भस्मीभूत होने के लिए बाद में आगे कहानी बढ़ती है, बहुत सारी कहानियाँ आती है, कबंदी वगैरह तमाम तरह की कहानियाँ इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। उसमें शिव ने फिर इंटरफेयर किया, विष्णु ने इंटरफेयर किया, इनको शनि भगवान को बचाया, और बचा के उसके बाद फिर हनुमान की साधना की, ये कहा कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों पे शनि कभी नहीं लगेगा, और तमाम मतलब अलग अलग पुराणों और उपनिषदों की कहानी अलग है। लेकिन वो जब जलने लगे थे ना, इसलिए उनको सरसों के तेल में इसलिए डाला गया, वो काले इसीलिए पूजे जाते हैं कि उनका जला हुआ स्वरूप पूजा जाता है। वो काले हुए थे और सरसों का तेल इसे ताकि वो रिलैक्स कर सके, है ना, वो जलन महसूस ना हो। ये वो इस एक बालक का श्राप था। आप समझिए यहाँ क्या है, शनिवार के दिन पहुंचे, जाके प्रणाम किया, हे शनि भगवान ध्यान रखना, और कोई ये नहीं कहता है कि हे शनि भगवान आ जाना, जैसे जाते हैं ना हम बोलते हैं हे लक्ष्मी माता आप आ जाइए, बड़ी कृपा होगी। कोई शनि की पूजा इस चक्कर में करते हैं सब ये आपके दार्शनिक कि वो आए ना, मतलब दूरी बनी रहे कि भगवान कृपा। आप सोचिए किसी मेहमान के घर आप जाके 100 रुपये उसको इसलिए दे के आ रही, कृपा कर मेरे घर मत आना। अब वो बेचारा दुखी होगा कि सुखी होगा, वो क्या सोचेगा आपके विषय में? लेकिन लोगों को ये रहता है ना कि शनि जी चढ़े हुए, चीजें बिगड़ी हुई है, तो इससे अच्छा है आप चले जाओ। अच्छा अपने मेरा नहीं है, समझ ये रहा हूँ, मैं perspective आपके ये लोगों को ही बोल रहा हूँ कि अपने कर्मों से डर नहीं लगता, शनि से डर लगता है बड़ा आपको, है। शनि आपके लिए खतरनाक है। खतरनाक तो बृहस्पति भी कम नहीं है मैडम, खतरनाक तो बुध भी कम नहीं है। ज्योतिषाचार्य लोग अगर बुरे बताएंगे। हैं तो फिर तो सारी खतरनाक है ना। देखिए दार्शनिक वृत्ति यदि बुरा है, यदि आप समझिए, कर्म की भी बात छोड़िए, ये भी एक सिद्धांत है। कर्म योगी इस बात को मानते हैं, कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल की इच्छा मत कीजिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो फल की इच्छा ना करे, सकाम है सारे, निष्काम तो कोई भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा भी एक सकाम वृत्ति है हमारे मस्तिष्क में, एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाओं का नाश हो जाए यही योग कहता है, और अपेक्षाओं का नाश जिस दिन हो गया, आनंद की वृत्ति उसी समय शुरू हो जाएगी। बट द क्वेश्चन इज हु वांट एक्चुअल जॉय? आनंद चाहिए किसे? सबको तो देखिए, सभी क्या है कि सबको ये लगता है कि नहीं, जो सिद्धांत मेरे लिए ठीक है, हितकर है वो मेरे लिए ठीक है, उसे ही मुझे फॉलो करना है। जो मुझे नहीं अच्छा लगता उसके लिए अब ये इतना धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि उनके गए गणेश भगवान के यहाँ, बोला मेरा काम करा दो, नहीं किया। अभी आप जाके देखिए नाले में, अभी गणेश चतुर्थी गई है, मतलब घर में पूजा है और नाले में जाके फेंक आते हैं सब। चलिए, मतलब आप सोचिए, दुख समझिए। भगवान अगर मतलब वो तो चलिए बाउंडेड हैं कि वो अभी बार बार जन्म नहीं लेते, न तो अगर ये हर दिन जन्म लेना तो ये आदि मानव जाति को समाप्त करता। इतने मूर्ख और इतने नास्तिक और इतने बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं यहाँ पे। जाते हैं फटाफट शंकर भगवान बेचारे वो अपना रहे होंगे उस जल के ऊपर। आप देखिए जब सावन आता है तो ले आके 50-50 किलो जल फेंके जा रहे हैं सब उनके ऊपर। वो निकल के उस पिंडी में से भाग के किनारे खड़े हो जाते होंगे। अरे भैया तुम उस पत्थर को ही पूछ लो भाई। आप यदि भाव नहीं है, उनकी श्रद्धा इज गुड थिंग मैम, श्रद्धा इज वेरी गुड थिंग अनटिल अनलेस कि आप उस श्रद्धा को निष्काम होके करें, सकाम होके। आप जाके बोलिएगा श्रद्धा के भाव में कि प्रभु मैं 100 ग्राम जल चढ़ा रही हूँ, कृपया करके मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा दो, तो ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा आप अच्छे से जानती हैं और श्रद्धा आपके दर्शक भी अच्छे से जानते हैं। श्रद्धा है क्या? कभी गए मंदिर में और जाके पूछा भगवान कैसे हो? कभी गए आप मंदिर में और जाके बोला कि भगवान बड़ा आनंद आया, मैं आपसे अपनी बातें बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जस्ट वांट टू शेयर समथिंग टू यू। कभी भगवान को मित्रवत बनाया? मीरा ने बनाया, भगवान उपस्थित हुए। हनुमान ने बनाया, भगवान ने गले लगा लिया। देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति यमान। रामचरितमानस कहती है, बड़ी शानदार बात, 9धा भक्ति की बात कहती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
भक्ति का सबसे शानदार है संतों के साथ रहिए, आनंद की बात कीजिए, आनंद के संदर्भ में रहिए, ईश्वर वृत्ति की बात कीजिए, ईश्वरत्व के बारे में बात कीजिए, ना कि उनके भय और उनकी महत्वाकांक्षा के विषय में। हनुमान जी इतने पॉपुलर क्यों हैं कि वो बलशाली हैं इस चक्कर में। ये जितने जिम वाले हैं हनुमान जी की क्यों पूजा करते हैं कि उनको बल दे, उनके उनके गॉड फादर है वो। और आधे इसलिए भूत प्रेत वाले क्यों उनको पूजते हैं, क्योंकि ये भूतों को मार के भगा देते हैं और चिरंजीवी हैं इस चक्कर में। अभी उनकी मार्केट ख़राब हो जाए, काम खत्म। उनकी ये दोनों शक्तियाँ, 1 मिनट के लिए सपोज कीजिए हनुमान जी बोले, अगले दिन अनाउंस करें प्रेस नोट निकाल के कि भाई मैं ये दोनों शक्तियों का त्याग करता हूँ, अब इसके बाद बचे हुए मेरे भक्त बचे हुए आ जाओ, आप देखिए आधी जनता भाग जाएगी। अच्छा, आपने डॉक्टरों की तो बैंड बजाई हुई है, अब आप भगवान के पीछे क्यों पड़ गए? मैं भगवान नहीं, भगवान तो देखिए मेरे लिए बड़े आराध्य हैं। मैं देखिए, मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं शनि भगवान के बारे में बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे गुरु बलवान, मुझे पता है कि कुछ होगा तो गुरुदेव मेरी रक्षा कर लेंगे। मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये बात दी है कि बेटा तार्किक होके तो तुम भगवान से लड़ जाना। नचिकेता लड़ा था मैडम, तार्किक होके यमराज से लड़ा था। बोले उसके पिताजी ने, नचिकेता के पिताजी बोलते हैं कि कठोपनिषद की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है। नचिकेता के पिता ने बोला कि मैं इन सारे गौवों को दान दे रहा हूँ। ये कौन सी गौवें हैं? वो गौवें जो इनके यहाँ सालों से दूध देती रही और अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं, तो ये इनको बुढ़ापे में दान दे रहे हैं। नचिकेता गया, जाके अपने पिता से युद्ध करके बोला पिताजी क्या कर रहे हो आप, ये तो गलत चीज़ है। बोले नहीं नहीं, अच्छा तू मेरे को सिखाएगा, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? बोले कोई बात नहीं, आप गलत हो तो गलत हो, मैं बेशक 12-13 साल का बालक हूँ। तो बोला ठीक है, मैं गौवों के साथ तुझे भी दान देता हूँ, मृत्यु को दान देता हूँ तुझे, जा। अब मृत्यु दान स्वीकार थोड़ी करती है, लेकिन इन्होंने तो दान दे दिया। अब ये भी ब्राह्मण, वो भी बाल हटी, वो भी ब्राह्मण। बोले मृत्यु का इंतजार किया, मृत्यु आई ही नहीं लेने के लिए। तो ये सोचे बड़ा देर हो गया, मृत्यु क्यों नहीं आए, ये खुद ही पहुंच गए यमराज जी के यहाँ। अब यमराज जी के यहाँ गए तो वो किसी इंटरनेशनल मीटिंग में गए हुए थे वो बेचारे। यमराज जी के यहाँ नॉक नॉक किया, कोई अंदर जाने ना दे इनको, नचिकेता को। ये 3 दिन तक उधर ही बैठे रहे और क्रोध से आग बबूला कि यमराज आया नहीं लेने मेरे को। अब यमराज जब भैंसे में बैठ के आए तो उनको बोला कि हाउ डेयर यू, व्हाई यू डिडंट एक्सेप्टेड मी। तो बोला अरे भाई तुम्हारा तो समय नहीं आया, तुम्हें कैसे स्वीकार कर लो। बोले ये नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे को मेरे पिताजी ने दान दिया तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। बोले नहीं करना, बोला तुम्हें भस्म कर दूंगा मैं बाल हट से, अपने ब्राह्मणत्व के ताकत से, अपनी साधना की शक्ति से। साधना की शक्ति तो बड़ी पावरफुल होती ही है। बोले भस्म कर दूंगा। अब भस्म कर दूंगा तो यमराज डरे, बोले बात तो ठीक है, करने की तो क्षमता है इसके पास। तो बोले तुम यार कोई वरदान मांग लो, 3 वरदान मांग लो। तो 3 वरदान पे इसने ब्रह्म विद्या का मान रखा और सारी बातों को स्वीकार किया। तो जब आप सही है ना, तो आप मृत्यु क्या किससे नहीं लड़ सकते, आप सबसे लड़ सकते हैं। मैं आपकी जनता को बस अवेक कर रहा हूँ कि भाई साहब कृपया करके सकामी मत हो, निष्कामी हो। लक्ष्मी की पूजा दिवाली पे इसलिए ना करो कि लक्ष्मी आए। लक्ष्मी की पूजा यदि तुम्हें मन से लगता है कि लक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए तो पूजा करो। तुम्हें पता है शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन होती है, चंद्रघंटा होती है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता कौन है। नाम सुना आपने छिन्नमस्ता? आप कल्पना करके देखिए कि वाराही कौन है, मातंगी कौन है, धूमावती कौन है, 10 विद्याएं क्या हैं, कैसे आती हैं, कैसे आकर्षित करती हैं, पुरु कौन था, मतलब तमाम चीजें हैं। जब आप इस पे आएंगी ना प्रश्नशीलता पे, आप क्या है, अगरबत्ती उठाई, साधना की अगरबत्ती 5 रुपए की, वो अच्छी नहीं है, खुशबू दे रही है, खुशबू के आधार पर अगरबत्ती तय होती है। कल्पना कीजिए कि अच्छा ठीक है कितने की है, मैं बहुत अमीर हूं तो 200 रुपए वाली अगरबत्ती ले आओ, वो जला के मैं पूजा को दिखाऊंगा, 500 रुपए किलो का लड्डू मैं चढ़ाऊंगा भगवान को, सोने का छप्पर चढ़ाऊंगा। भगवान वो त्यागी व्यक्ति हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इट्स गुड कि आप त्याग करके अपना प्रदर्शन कर रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन आप मंदिर पे फ़ोन बैन करके देखिए, आधे मंदिर पे लोग जाने बंद हो जाएंगे। केदारनाथ जाने की जो भीड़ है, आप नीचे जो सीता कुंड है वहाँ पे, या फाटा वहाँ पे एक जगह है, फाटा के पास में आप एक बैरिकेड लगा दीजिए कि यहाँ से आगे फ़ोन अलाउ नहीं है, आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते। कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। वो बड़े बड़े दाढ़ी वाले साधु महात्मा ही बचेंगे बेचारे। हर जगह पे, जहाँ पे मैं पशुपतिनाथ गया था, पशुपतिनाथ में एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने बहुत शानदार एक वक्तव्य बोला सामने वाले व्यक्ति को, जो फोटो पे कैमरा खींच रहा था। बोले भक्ति करने तो तुम लोग आते नहीं हो, आ जाते हो सिर्फ फोटो खींचने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ के वहाँ पे महादेव के पास उनकी शरण में बैठा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला देखिए महादेव किस किस स्वरूप में आते हैं बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए। क्या है, आप सिर्फ अपेक्षित व्यक्ति हैं, आप इसके अलावा और कुछ नहीं। और आपको क्या है, मैं अभी आजकल एक नया सिद्धांत निकाला है, इंस्टाग्रामियों ने क्या निकाला है कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं भक्ति वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भक्ति नहीं करता, मैं पूजा नहीं करता। अरे तुमसे बैठा जाएगा मूर्ख, तब तो तुम्हें मंत्र याद होगा, तब तो तुम भक्ति को समझोगे। और कौन आध्यात्मिकता है जो बिना भक्ति के पूरी हो जाए? क्या चीज़ है जो ऐसे पुरातन को, सनातन की पुरातनता की व्यवस्था में अपने आप को व्यतिरिक्त के स्वरूप में स्थापित करने की पुरजोर योग्यता का स्थानाभिपन्न ध्यान करा पाए? इट्स नॉट सो इजी थिंग, इट्स
क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, और ये समझने वाली बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है हम लोग हेल्थ की तो बात कर ही रहे हैं और भक्ति की भी बातें हो गई, एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार और भी ज़्यादा हो गया है। बैक टू नॉर्मल होते हैं हम लोग, बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने अपने डायबिटीज़ की बात की थी, जैसे आपने कहा ना प्राणायाम के तरीके भी आपने बताया कि सांस लेने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब हम लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और इतने टाइम से हम लोग ले ही रहे हैं, तो किन किन बीमारियों के चांसेस हो जाते हैं कि वो आपको जकड़ ही लेंगे अगर आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो? देखिए, शरीर लंग्स की खासियत ये है मैडम कि ये आपको उल्टी सीधी सांस लेने से बहुत प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं कराएगा। सीधी सी बात ये है, अनटिल अनलेस आप खाने पे अगर कंट्रोल कर जाती हैं तो, क्योंकि आपके शरीर में सबसे बड़ा योगदान भोजन का भी है। अब अगर मैं सांसों पे ध्यान दे रही हूँ लेकिन मैं खा भी कुछ उल्टा पुल्टा रही हूँ, जैसे मुझे तेल का खाना बहुत पसंद है, मुझे मैदा बहुत पसंद है, मुझे सारी चीज़ें पसंद है जो लोग मना करते हैं, राइट, अब तो बीमार हो जाएंगे। अगर मैं सांस भी ठीक से ले रही हूँ तो सांस क्या है, एक हिस्सा है लंग्स के ऊपर का, इतना हिस्सा बस। बाकी तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन दौड़ रही है ना, वो ब्लड के थ्रू होते हुए कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच अच्छा, रही तो है। ये बहुत सारी चीजें फैक्टर्स है जो काम करते हैं, खान पान हो गया। एग्जैक्टली, ये घर बना है तो इसमें सिर्फ ईंटें लगी हैं क्या? किसी की मेहनत लगी है, कुछ इसमें सीमेंट लगा है ना, पानी लगा है, और सबका अपना अपना योगदान है। तो शरीर के लिए ये बात याद रखिए, सबका योगदान है। भोजन का तो बहुत ज़्यादा योगदान, बहुत ज़्यादा। क्यों योगदान है? क्योंकि आज मतलब आप भी अपने हित के लिए किसी को नुकसान पहुंचाती हैं तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। गिव एंड टेक वाली बात है। हाँ, भारत सरकार ने एक संस्थान बनाया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को रेक्टिफाई करने के लिए कि चीज़ें तय हो जाए कि क्या क्या मापदंड होना चाहिए। तो उसके लिए तमाम अधिकारी और धीरे से आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। अभी देखिएगा दिवाली के दिन जो जिसने पैसा नहीं दिया उसकी दुकान पे छापा मार के वो पेपर में आ जाता है, पेपर वाले उसको प्रकाशित कर देते हैं, आप पढ़ लेती हैं, लेकिन फिर जाती हैं मिठाई खरीदने क्योंकि आपको तो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मिठाई तो पहुँचानी है। ठीक है, हो सकता है आप सोन पापड़ी लें, हो सकता है कुछ और लें, आजकल तो चॉकलेट वगैरह भी देने लगे हैं लोग, धीरे धीरे वो चेंज होता चलता चला जाएगा। तो मिठाइयों का मतलब कहानी जिसने शास्त्र लिखा होगा वो भी ये कल्पना नहीं किया होगा कि मिठाइयों का कारोबार ऐसे सिद्ध करने का वो ऐसा बेस बना रहा है। आप समझ रही हैं? आपको ये तय करना होगा कि आप क्या करने जा रही हैं। और किसी भी चीज़ में देखिए, तार्किकता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, रैशनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप रैशनल रहिए, तार्किक रहिए। क्या करने जा रही हैं उसके पीछे हाँ ना यस इफ बट लगाइए और स्वयं से उत्तर लीजिए और पूछिए। यदि आपको लगता है कि आपका उत्तर आपके सटीक दिमाग पे ठीक बैठ रहा है तो जस्ट डू इट, कीजिए। बहुत बड़े घरों में हमारा जाना रहा योग कक्षाओं को लेके, और मैंने देखा है कि जितने बड़े लोग होते हैं वो अपने नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते चलते चले जाते हैं, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप क्या समझ रही हैं कि जितने नौनिहाल हैं सब ना, जो नए लखपति करोड़पति बन रहे हैं, सब यही डिसिप्लिन नहीं है सब। नहीं तो जितने बड़े लोग हैं वेल डिसिप्लिन रहे। आप किसी भी एक व्यक्ति को बताइए जो 1000 तरीके की बीमारियां हैं अनंत अंबानी को, आप समझिए, लेकिन फिर भी अपने डिसिप्लिन के कारण से वो जीवित है कि नहीं है, अपने आप को डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन रखता है। सिर्फ दवाइयाँ होती तो केमिस्ट्री उसके शरीर में भर जाती। वो आपने देखी, उसको जानवरों से प्रेम है, मतलब वो सारे सिद्धांतिक स्वरूप में उसको, उस बच्चे को किससे प्रेम है, उसे पेड़ पौधों से प्रेम है ना, उसको नेचर से प्रेम है, उसे प्रकृति से प्रेम है, उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विद्या है, उसके अंदर मतलब सारी वो संभावनाएं हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए। वो क्यों ना बने अनंत अंबानी, क्यों ना बड़ा बने, समझ रहे हैं आप? तो आपको ये तय करना होगा कि आप रैशनल हैं कि नहीं अपनी विचारधारा में। और बाकी जिनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है ना, वो आधी अधूरे बातें करेंगे और फिर भाग जाएंगे उधर से। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बातें दुनिया भर की करा लीजिए, लेकिन वो खुद पे कभी खुद को ठीक नहीं रखता। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि इसका ना बहुत लेट प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए शायद वो हम लोग या मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एक बात बताइए कि मैं किसी सोसाइटी में जाऊं और मैं सिर्फ हिंदी बोलूं, ऐसी सोसाइटी में जहां सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, तो स्वतः ये मान लिया जाएगा कि भाई ये तो गंवार आदमी, कमज़ोर आदमी। भाई वो भी तो एक भाषा ही जानता था, मैं भी एक भाषा जानता हूँ। ये साधारणतः बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग बहुत लो मोटिवेटेड हो जाते हैं जहाँ पे उनको भाषाई ज्ञान नहीं होता है, या उनका कपड़ा सबके कपड़ों से नहीं मैच कर रहा होता है, या उनका स्टैंडर्ड बहुत सारे लोगों से मैच नहीं कर रहा होता है। तो ये क्यों है, किसने करा ये आया था, एक अंग्रेज आया था 1833 के आसपास में, मैकाले, उसका प्लांट किया हुआ ये बॉम्ब है जो आपके दिमाग को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। मैकाले ने कहा था कि मैं इनकी सांस्कृतिक विरासत को धूमिल कर दूंगा, मैं इनके अंदर ऐसी हीन भावना भर दूंगा। आज भी लोग गोरे और काले का फ़र्क देखते हैं ना, बोलते क्या चाहिए गोरा है, इसका मतलब ये इतनी सारी क्रीमें क्यों बेची जाती हैं, आपको गोरा करे, आपको सुंदर बने। अरे भाई,
क्रीम गोरा करे, ये तो सीधा सीधा एक रेसिज्म की बात कर रहे हैं आप ना। वो काला रह के क्यों नहीं सुंदर रह सकता? रेसिज्म ऐसा क्या है? ये तमाम चीज़ें वैसे ही विचारधाराओं में है। आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो ऐसा है, मैं आपको एक मतलब मैं नाम लेता हूँ, जनरल बताता हूँ। एक छोटी सी औषधि है, सिर्फ आपके हाथ पे यहाँ पे एक बार मैं अगर उसे टच कर दूँ, रगड़ दूँ, तो कम से कम आपको 5 घंटे यहाँ पे लगातार खुजली होती रहेगी। समझ रहे हैं आप? ईचिंग होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि उसका गुण है। उसका गुण है कि वो अपने कुछ रोगों में बहुत कारगर है। हाँ। और यदि मैं जनरली उसका उपयोग कर दूं तो वो इतना फास्ट है। आयुर्वेद की औषधि को आप बोल लेते हैं कि स्लो है ना, मैं बता रहा हूँ कि इतनी फास्ट भी है। आयुर्वेद की औषधियाँ इतनी तीव्रतम काम करती हैं कि वो सिर्फ छू जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, सिर्फ छू जाए तो। और मेडिकल साइंस में आपने वो वाला पौधा तो पढ़ा ही होगा ना, कि जो जीवों को खा लेता है। पौधे ही तो आयुर्वेद हैं, यानी उसके अंदर ये कैपेसिटी तो है ना, यानी वो जीवित तो है। उसने प्रमाण तो दिया था। सत्येंद्र नाथ बोस की आपने कहानी सुनी। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन लोगों ने सिद्ध किया कि पौधे जीवित होते हैं। पौधों से हमारे आचार्य चरक हुए, सुश्रुत हुए, वाग्भट्ट हुए, ये लोग सभी लोग जाते थे और पौधों से बातें करते थे। भाई तुम्हारा क्या गुण है? वो बताता था तो उसके गुण को लिख लेते थे कि मेरा गुण ये है, तो उसको लिख लेते थे और उसको देते थे। अभी आज आप कितने पौधों को पहचानती हैं? मैं आपसे 10 पौधों के नाम पूछता हूँ, पेड़ के नहीं, छोटे छोटे फ्लोराज एंड फौनाज की मैं बात करता हूँ। आप कितने पेड़ों का नाम जानती हैं बताइए? 2-4 का नाम जानती होंगी। तुलसी जानती होंगी जाते जाते। वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया, वो जो कोरोना के चक्कर में 2-3 चीज़ें पॉपुलर हो गई, उसका नाम आप जानती होंगी। हाँ, मतलब अगर आयुर्वेदिक तो अश्वगंधा है। नहीं, पहचान पाएंगे अश्वगंधा को आप? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत थी जब हमारे नोन में किसी की प्रॉब्लम थी, तो कुछ तब जाने थे। पहचान पाएंगे? नहीं, अब ऐसे एकदम नहीं, जो बस एक काम की थी तभी। एग्जैक्टली वही चीज है कि वो काम लगा तो आप पहचान गए। एक थी अर्जुन की छाल, वो भी पैरों के तलवों पे उसे लगाया जाता था। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपको जब काम पड़ा तो आप उनको जान तो गए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन होना क्या था? आपको तो जानना, सारी चीज जानना होना मांगता है ना। सारी चीज आपको पहचान लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो आप ही की तो चीज है, आप ही के इर्द गिर्द है। भाई घास की एक जो हरी वाली घास होती है जिसपे हम उसमें पार्क में चलते, क्या नाम है उस घास का? नागर मोथा। वैसी ही तो घास है वो छोटी वाली जो ग्रीन ग्रास होती है। नागर मोथा का इतना शानदार गुण है, इतना शानदार गुण है कि आयुर्वेद उससे बड़ा बड़ा प्रेम करता है नागर मोथा को। लेकिन हमारे लिए तो वो एक जस्ट जनरल पार्क है। हमें जाना है, वॉक करना है, ग्रीन सा दिखता है, अच्छा है, हम वापस चले आते हैं। हमारे बालकनी में तमाम स्पेस है, लेकिन हम अपने बालकनी में 2-4 चीज़ें नहीं लगा पाते। आयुर्वेद से हमने उसको स्वीकार नहीं किया ना। अच्छा, तो कौन से ऐसे पौधे होने चाहिए जो घर में रहने ही चाहिए? बहुत सारे ऐसे पौधे जो आपकी हेल्थ को थोड़ा बेटर रखे। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। आप कौन इसको से मेन 5? जैसे तुलसी सबके घर में होना चाहिए। अब तुलसी को देखिए, धर्म से बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। आप धर्म का संदर्भ ले लीजिए। नहीं, धर्म का नहीं, सिर्फ आयुर्वेद। मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्म का आप संदर्भ ले लीजिए। जैसे धर्म में बताया गया कि तुलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबके घर में होना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी को जल देना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। वो आपके लिए बहुत ही शानदार कार्य करेगा। इसके अलावा आपके किचन में जितनी चीजें रखी जाती है उन सबका पौधा आता है। किस चीज का पौधा नहीं किचन के अंदर? आप हरड़ की बात कीजिए। हरड़ का नाम सुना आपने? आप किचन में है? नहीं, बताइए। गरम मसाला आपने यूज नहीं किया? हरड़? आप क्या है कि वो क्या पता, दूसरे नाम से जानती हूँ, हर एक के नाम अलग। अच्छा, दालचीनी है। हाँ। अब दालचीनी का उपयोग है क्या? दालचीनी का उपयोग है अदर देन उसके सब्जी में प्रयोग होने के अलावा? भाई उसमें चाय में भी डालते हैं हम लोग। चाय में ही डालते हैं, दूध में भी करके पीते हैं। उसका लाभ देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, बात ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ। लौंग है, इलायची है, दालचीनी है ना, आपके अंदर हरड़ है, आपके अंदर हर्रे है, बहेरे है, तमाम चीज़ें हैं जो आपके किचन में है, जो गरम मसाले के तौर पे प्रयोग की जाती रही हैं। आपके यहाँ अंग्रेज आए क्यों थे? क्या उनकी पहली रिक्वायरमेंट थी? काली मिर्च। भाई क्या लेने आए थे? मसाले। भाई क्यों आया था वो वास्को डी गामा? उसको मसाला चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो कच्चा मांस खा ही नहीं पाते थे। उनके यहाँ जो मांस था उसे प्रोसेस नहीं कर पाते थे, तो वो बेतरतीब पैसा दे के जाते थे। और बाद में उन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया, ओ हो ये लोग भारतीय तो मसाले बहुत खाते हैं, है ना, स्पाइसी फूड्स बहुत खाते हैं। और आजकल व्यक्ति स्पाइस को ऐसे घृणा करता है, वो स्पाइसी, आई डोंट लाइक इट। स्पाइसेस गलत उपयोग, गलत तरीके से आपके शरीर में इम्प्लांट, और आपका स्वास्थ्य बिगड़ता चलता चला गया। पहले के लोग स्पाइसेस का सही उपयोग जानते थे, उसका उपयोग करना, उसे समझते थे कि ये मेरे किस उपयोग का है। 5 क्या 50 तरीके का आपके घर के किचन में रखा होगा सामान,
हल्दी का उपयोग लोगों को पता था, लोगों को पता था कि कैसे अदरक का उपयोग करना है, लोगों को ये पता था कि कैसे आमा हल्दी उपयोग में आती है, लोगों को पता था भांग कैसे उपयोग में आती है, लेकिन उन सब का अर्थ का अनर्थ करते करते चलते चले। पता है इससे मैं जैसे गरम मसालों की बात हुई है ना, गरम मसाले किसी को सूट नहीं करते, किसी का फैटी लीवर है, मेरे नोन में ही है, क्यों है फैटी लेकिन लीवर? जैसे ही वो बेचारा वो गरम मसालों का सेवन करता है ना, ज्यादा होते तो उसके मुंह में पूरे छाले हो जाते हैं। देखिए ये किसी किसी को सूट नहीं करते नहीं, हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर जब आपने शरीर को बिगाड़ के और उसके बाद आप ट्राई करना शुरू करेंगी। एक बात समझिए कि मैं 1 ग्लास नाले का पानी लेता हूँ और उसमें मैं 1 ग्लास गंगा जल डाल देता हूँ, तो नाले का पानी गंगा जल हो जाएगा क्या? वो भी वो जो गंगा जल था वो भी नाले का पानी हो जाएगा, राइट? ये खासियत है मैम। निगेटिविटी बहुत जल्दी ही बढ़ती है ना, सकारात्मकता बहुत समय लेती है। 1 ग्लास साफ गंगा का जल है और उसमें सिर्फ 1 बूंद नाले का पानी आप डाल दीजिए, वो पूरा गंगा जल खराब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गंगा जल, फिर तो गंगा जल किस काम का कि वो 1 बूंद नाले से भी प्रभावित हो जाता है और अपना पूरा ग्लास भी उड़ेल दो तब भी उसको साफ नहीं कर पाता है। तो इसके लिए थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा ना, हमें अन्य चीज़ों से गुजारना पड़ेगा, उस पानी को, अपने शरीर को गुजारना पड़ेगा उस विषय वस्तु से, यदि लाभ लेना है तो। उसके अंदर बुराई नहीं है। मुंह में छाले इसलिए नहीं पड़ रहे कि मसाला खराब है, वो इसलिए क्योंकि उसको गलत तरीके से इम्प्लांट किया गया आपके शरीर में। समझिए आप? हाँ, ठीक है। बाकी तो जितने मसाले मैंने बताए, जो आपका प्रश्न था कि 5 कौन से प्लांट है, 5 नहीं 50, वो सारे मसाले पौधे के तौर पे ही आते हैं। उन सबको आप पौधे के तौर पे लगा लीजिए, सब आपके लिए लाभकारी है। अच्छा, हम मतलब एक बीमारी ना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, तो पूरे दिन का आप मुझे रूटीन बताइए कि एक मॉर्निंग में हमें क्या बड़ा करना अच्छा प्रश्न चाहिए पूछा और आपने। रात तक सोने से पहले हम लोगों को क्या करके सोना हाँ, इसका चाहिए। रील बना के डालिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सुबह उठे, सबसे पहले रात को रखा हुआ पानी जो तांबे के बर्तन में रखा हो, कॉपर Cu, उस पानी को सबसे पहले उठने के बाद, एक मंत्र होता है कराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती। इस मंत्र को गूगल ChatGPT कहीं से निकालिए ये उसको। किस चीज़ का मंत्र है? ये मंत्र है, आप जाके कराग्रे वसत लक्ष्मी, आगे अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी रख का। बसे, है ना, मध्य में कर मध्य तु सरस्वती, माता सरस्वती विद्या विराजमान हो, ऐसे करके मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ें और उसके बाद सबसे पहले अपने अपने चेहरे पे लगा लीजिए, ठीक है? हाथ की ऊर्जा जब आप इसे रब करते हैं तो जो ये हीट हुआ, ये जैसे ही आपके आंखों पे पड़ा, मैं कोई भी बात ना, वो नहीं बोल रहा हूँ, नॉन साइंटिफिक नहीं बोल रहा हूँ, सब साइंटिफिक सिद्ध करते हुए चलता हूँ। हाथ को रगड़िए, आंखों पे लगा लीजिए और इसको ऐसे रगड़ लीजिए। ये क्या किया आपने? सीलियरी मसल्स को आपने प्रेशराइज किया। आंख जैसे खुलती है तो उसको प्रकाश के साथ तारतम्यता बिठाने में समय लगता है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि 4 बजे तक उठ जाओ, 4:30 सूर्य से पहले उठना ही उठना है, ताकि वो आंखें जो है वो सेटल डाउन कर जाए। जीवन पर्यंत चश्मा नहीं लगेगा आपको। आप क्या करते हैं? उठते हैं और सबसे पहला कहाँ है? फ़ोन। Number 1 thing, so that I can check my comments and all subscribers and everything for everyone। ये सबके साथ ही बीमारी आजकल लगी पड़ी है। कुछ नहीं तो व्हाट्सएप ही देख ले रहे हैं सब, राइट? कुछ नहीं तो न्यूज़ ही देख ले रहे हैं, लेकिन आँख अभी पूरी खुल नहीं पाती है। वो क्या करेगा? आंखों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? वो धीरे धीरे वो जो आपका लेंस है वो प्रभावी हो जाएगा। तो इसलिए सुबह उठना है, सूर्य को हराइए। नंबर 1 चीज़ आप देखिए, सूरज देवता को हराइए। कैसे हराइए? उनके डूबने से पहले रात्रि का भोजन कर लीजिए और उनके आने से पहले उठ जाइए। ये नियम में रखिए आप अपने, ठीक है? अगर आप ये करने लग गई तो आप पहला जंग तो यहाँ जीत गई आप। दूसरी स्थिति में आइए। दूसरा क्या करना है? जैसे ही आप उठी, अच्छा एक और चीज़ है, फ़ोन को अपने कमरे के रेडियस में मत रखिए और ना ही आप ये जो सॉकेट होता है उसके आसपास अपना बेड रखिए। आजकल क्या होता है, बेड के जस्ट नीचे ही सॉकेट लगा के रखते हैं। नहीं विश्वास है तो आप अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं ना आप, उसके अंदर वो ओमेगा हर्ट चेक करने का जो रेडिएशन का, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और रेडिएशन चेकर करके आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप देखिए जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वहाँ रेडिएशन बहुत हाई होता है। इनफैक्ट फ़ोन का अपना रेडिएशन बहुत हाई रहता है, इसलिए रेडिएशन के आसपास मत सोइए, उसे दूर रखिए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो गद्दा है वो बहुत स्पंजी ना हो। लोग क्या करते हैं आजकल की 1-1 लाख रुपए तक का गद्दा लेके आते हैं। हार्ड सरफेस होनी चाहिए ताकि आप आराम से सो सकें। तकिया आपकी बहुत ऊंची ना हो ताकि सर्वाइकल पे के ऊपर इम्पैक्ट ना आ जाए। इधर ये मेडुला ऑब्लंगाटा पोन्स जो होती है, हम इसको दबा के रखते हैं, ठीक है? हमें कहाँ रखना था? तकिया यहाँ सपोर्ट लेना था ताकि हम अपने आप को सीधा रख पाए, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं? तकिया को यहाँ रख के और ऐसे करके फ़ोन चला रहे होते हैं रात के समय में। ये ही गलती हो। मेडुला ऑब्लंगाटा मैडम यहाँ हड्डी नहीं होती, ये सीधा सीधा ये हड्डी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये जो लास्ट है आपका अपने सर के ऊपर तमाम हड्डियाँ हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, तमाम लॉबीज़ हैं। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो यहाँ से निकल के जा रही है, इतना हिस्सा यहाँ पे खाली है। तो इसे हम क्या करते हैं? हम इसे प्रेशराइज करके रखते हैं। धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत सारे रोगों का कारक बनता चलता चला जाता है। सर्वाइकल तक पे आपकी तकिया हो तो ठीक है,
तो तकिया और गद्दा ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। बेड आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल क्या होता है, बेड ऐसे तिरछा वाला बना लेते हैं ताकि हमारी पीठ उस पर सपोर्ट में आ जाती है और हम फिर यूज़ कर पाते हैं फ़ोन इत्यादि। ये पॉस्चर नहीं होना चाहिए। रात्रि को सोए, सुबह उठे, मंत्र पढ़िए, आराम से पानी पीजिए। पानी कॉपर वाला पीजिए। कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर और H2O, Cu+H2O पेट में गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, एसिड है HCl, इन सब का कॉम्बिनेशन आप निकाल के देखेंगे तो आपके पाचन के लिए बनने वाला तत्व बड़ा महत्वपूर्ण और प्रभावी तत्व बना के दे देगा। कॉपर के साथ का पानी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो पेट के अंदर गया आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा। उसके बाद पानी पीने के बाद कम से कम कोशिश कीजिए आधा लीटर आप पानी उसी पहले ही प्रयास में पी जाए। हो सकता है आपको वोमिटिंग आने लगेगी क्योंकि खराब है ना शरीर, शुरुआती समय में आप ठीक नहीं, अपने आप को अच्छा भी नहीं लगेगा। आधे गिलास से शुरू कीजिए, आधे लीटर तक लेके जाइए और उसके बाद उषापान, इसको उषापान बोलते हैं। फिर वॉक कीजिए आप, कम से कम कुछ नहीं तो शतम गच्छामि का सिद्धांत रखिए। 100 कदम जाइए, 100 कदम आइए, 100 कदम जाइए, 100 कदम आइए, शतम गच्छामि। वॉक कीजिए। वॉक करने के बाद जैसे ही आप पानी पी लेंगी तो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। यदि पानी के साथ प्रेशर नहीं बनता तो पानी को कैंसिल कीजिए, अनार के जूस को ऐड कर लीजिए पहले आहार के तौर पे। अनार का जूस गारंटेड आपके पेट को धीरे धीरे, क्योंकि वो चीरते हुए जाता है पूरे, मतलब अपने रास्ते को स्वतः क्लीन करना जानता है जी। बिल्कुल खाली पेट आपको खाली पेट, हाँ, मतलब अगर आपको जैसे पानी पिया आपने, आप 1 हफ्ते से पानी पी रहे हैं और पानी पीते पीते आप शौच नहीं आ पा रहा है, शौचालय आप नहीं जा पा रहे, प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि सिगरेट तंबाकू को छोड़िए, अनार का जूस पी के देखिए। अनार का जूस क्या करेगा, वो आपके पूरे मार्ग को बहुत तीव्रता से क्लीन करना जानता है, वो क्लीन करना शुरू कर देगा। वो भी नहीं होता चुकंदर, यदि ठंडी का मौसम है तो चुकंदर पी लीजिए। चुकंदर अनार से भी पावरफुल चीज़ है, वो बहुत तीव्रता के साथ आपके पेट के रास्ते को क्लीन करता चलता चला जाएगा। हो सकता है शुरुआत में 1-2 दिन बाद दस्त भी होनी शुरू हो जाए, बट दैट्स अ गुड साइन। ये हमें डेली ही करना है शुरुआती समय। पानी तो अनिवार्य है, हाँ, पानी तो आप डेली ही करना है। अनार तो ये है, अनार और जूस का ये कि अगर आपको प्रेशर नहीं बना है तो जब तक पानी से प्रेशर ना बने तब तक कुछ दिन तक के लिए आपको ये जरूर करना है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए शतम गच्छामि, शौच के लिए जाइए। शौच के लिए चूंकि आजकल यदि संभव हो घर अपना है, फ्लैट में यदि आप नहीं रहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि भारतीय व्यवस्था वाले शौचालय में जाएं। आंग्ल वाला जो शौचालय है, जो विदेशी शौचालय है, जो जिसे हम सीट वाला शौचालय बोलते हैं, वो प्रेशर नहीं क्रिएट करा पाता पेट के ऊपर, लिहाजा आपका पूरा का पूरा मल बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा, वो प्रेशर नहीं क्रिएट करा पाता। बहुत सारे लोग, हाँ, अब मजबूरी है, अब नहीं है तो क्या करेंगे। यदि संभव हो तो चेंज करा लीजिए। यदि आपको कब्ज की बीमारी हो ही चुकी है तब तो 100% चेंज कराना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कब्ज का सबसे बड़ा कारक वो शौचालय है। तो उस शौचालय को परिवर्तित करें। यदि इंडियन है, भारतीय व्यवस्था का है, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है। अब आप शौचालय जाइए, शौच के बाद आइए, उसके बाद जूस के साथ में फलाहार कीजिए। जूस जरूर हो, हर दिन किसी अन्य रंगों का जूस आप लीजिए, उपयोग में लाइए। ठीक है, कोशिश करें किसी दिन अनार का जूस ले लिया, किसी दिन अंगूर का जूस ले लिया, अलग अलग। अब ये नहीं कि किसी ब्रांड का जूस आप पीने लग जाए। नहीं, ब्रांड का नहीं। कई बार ऐसा, मतलब मैंने देखा है जो डायबिटिक होते हैं ना, उन लोगों के साथ ये होता है कि वो उनको जूस मना होता है कि आप खाली पेट नहीं पियो। तो ऐसे लोगों को, इन पेशेंट्स को फिर क्या लेना चाहिए? मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो सामान्य बात है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो वो खाली पेट इसका जूस ले, क्या कहते हैं, जामुन का, करेले का, नीम का, उनकी पत्तियां खा ले, उनको उससे ठीक हो जाएगा। सबका इलाज है, कड़वे टाइप का, राइट। ठीक है। महिलाएं हैं, कोई बीमारी है तो उसके संदर्भ में अलग तरीके की, मतलब जूसेस का भी प्रकार है वैज्ञानिक। मैं तो सिर्फ आपके नाश्ता के लिए बता रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि कोशिश ये करें कि नाश्ता अतिशय मात्रा में हो। हमेशा याद रखिएगा, नाश्ता एक राजकुमार के जैसा होना चाहिए, खूब सारा होना चाहिए। दिन का खाना होना चाहिए एक साधारण आदमी के लिए, 10-20 हज़ार रुपये नौकरी करने वाले आदमी के लिए, और रात्रि का भोजन एक गरीब व्यक्ति के जैसा होना चाहिए, भिखारी के जैसा होना चाहिए। ये शाश्वत बातें हैं, इसे स्वीकार करना ही होगा। क्यों? क्योंकि रात्रि को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोए हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट कम है, पचाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो कोशिश ये करें कि उसे यथाशीघ्र पचाएं, राइट। अब आप दिन का भी जो भी आपका है, थोड़ा थोड़ा लीजिए, बार बार लीजिए। एक ही बार में 5 किलो मत खाइए खाना, ये याद रखिए। थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज़्यादा लेंगे, वो ज़्यादा भी खा लेंगे, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, परफेक्ट, वो पच जाएगा। लेकिन यदि आप एक ही बार में 5 किलो खा लेंगे तो बात ख़राब है। हमारे यहाँ पहले कहावत क्या आती थी कि लड़ाई करके हट जाइए और खाइए खा के पड़ जाइए। पड़ जाइए का मतलब लेट जाइए खाना खाने के बाद। ऐसा कभी नहीं करना है। वज्रासन में जरूर बैठे, 2-4 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना ही, ये सिर्फ शरीर को नहीं, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाता है। तो वज्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला ये महत्वपूर्ण आसन है।
ठीक है। यदि आप प्रातःकाल नाश्ता नहीं कर रहे हैं मान लीजिए और आप योग कर सकते हैं, आप आसन कर सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि शौच से आने के बाद से आप थोड़ा सा आसन योगासन जरूर करें और शरीर से पसीना ज़रूर निकालें। प्रातःकाल का निकला हुआ पसीना आप समझिए लाख रुपए की दवा के बराबर होता है। जो हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, एक्सरसाइजेज, योगा कुछ भी करके सुबह पसीना, यदि सुबह का सूरज आपको पहचानता है, राइट, सुबह का सूरज पहचानता है, तो गारंटी लिखवा लीजिए रोग आपको कभी नहीं पहचान पाएगा, कोई भी रोग, सिर्फ सुबह का सूरज पहचान गया तो मतलब आपकी शरीर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रातः काल के सूरज को दिखनी चाहिए, यानी सूरज आए, और वो बहुत कम लोगों को देख पाता है। शहरों में तो, नोएडा में तो बिल्कुल कम लोगों को देख पाता है, लेकिन यदि आपका सूरज आपको देखता है और आपकी पहचान है सूरज से। आदित्य को हम देवता क्यों बनाते हैं, क्यों मानते हैं आदित्य बहुत, मतलब हम उन्हें जल देते हैं, सूर्य अर्घ दान करते हैं और हम जल देते हैं और ये कहते हैं कि आप देवता के समान क्यों मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सूरज आपके शरीर को छूता है ना, अगर वो आपके शरीर को प्रतिदिन टच करता है, तो बीमारियां टच ही नहीं कर पाएंगी। आधी से ज़्यादा बीमारियां मैडम कैल्सीफेरॉल के चक्कर में कम हो जाने के कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ कौन बैठा है जो ये कह दे मेरे पास कैल्शियम ज़्यादा है? लोगों को काले होने से डर लगता है कि सूरज, अभी दोपहर हुई पड़ी है, आप जाके देखिए, गाड़ी चलाइए, एक भी पुरुष तो चलिए खैर ऐसे ही चल रहे होंगे, महिलाओं को मैं जानता हूँ, मतलब आँख भी नहीं दिखती, हाथ वाथ तो कल्पना भी आप छोड़िए, वो ऐसा बिल्कुल सब पहन के और मतलब एक एक चीज़ ढकी हुई, तो गलती से भी काले ना हो जाए। तो सूरज देवता जब आपको पहचानेंगे नहीं तो बीमारी तो पहचानेंगे। लेकिन ये सूरज देवता का ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग के जब किरणें होती है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, बाकी का जब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो वो आपकी बॉडी को वही थोड़ा, वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने ये बात अभी तो सिद्ध ये नहीं है, वैज्ञानिकों ने बात ये सिद्ध नहीं की है ना, थोड़े समय बाद वो सिद्ध कर देंगे सब, ओहो दिन का भी सूरज बहुत लाभकारी था। वो बात इतनी, चूंकि आप डिपेंडेंट है वैज्ञानिक के ऊपर, वैज्ञानिक ने कह दिया कि नहीं, आपने कहा ना तर्क करना, तो मैं तो तर्क कर रही हूँ, आप तर्क कीजिए। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। अवरक्त इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, वो अवरक्त किरणों की बात होती है कि अवरक्त किरणें जो हैं वो आपके लिए हानिकारक है, लेकिन तब हानिकारक है जब आप दुनिया भर का उसके ऊपर क्रीम, सन क्रीम और XYZ चीज़ें पोते हुए हैं। तो पसीना निकलता है तो सूरज आपके लिए हानि कैसे दे जाएगा? अच्छा ठीक है, ओके, पसीना निकलना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिन के लंच पे आते हैं। राइट, दिन का लंच होना चाहिए आपका बेहतर। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, लंच के समय में अब आप एक कल्पना कीजिए, मैं आपकी आंखों को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं रोटी तोड़ता हूँ, चावल लेता हूँ, दाल लेता हूँ, घी लेता हूँ, अचार लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, उसके बाद उसमें दलिया भी ले लेता हूँ, मट्ठा भी, छाछ भी ले लेता हूँ, इन सबको मिक्स कर देता हूँ और चम्मच लगा के कटोरे में आपको दे देता हूँ कि मैडम ये लीजिए खाना। खा लेंगे आप उसे? नहीं खाएंगे, क्यों? गंदा दिख रहा है क्या? वो क्यों नहीं खा पाएंगे आप जब उसे? तक प्लेट में था आपने मुझे नाम सुना है, सेटल्ड होके है ना आपके सामने। आपने एक रोटी को तोड़ा, उसे डिप किया सबसे पहले दाल में, तब तो खाने का मन किया, फिर घी के साथ, फिर आप मुंह में जैसे आपने उसको मिक्स किया, मुंह में उसे काइम बोलते हैं, CHYME, काइम। तो काइम वो बना, तो वो आपको दिख नहीं रहा है, अब तो अंदर गया वो, चाहे जैसे भी। अब वो बेचारा पेट, पहले वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ लगाएगा कि पहले काम करो, इसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग करो, ठीक है, मालिक ने सब उल्टा सीधा भेज रखा है, एक काम करो, इसमें से प्रोटीन अलग करो, ये अलग करो, ये अलग करो, ये अलग, 50 चीज़ें आपने भेज रखी हैं कि बार में डाइट के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे। पेट की आधी एनर्जी तो ये सब शॉर्टलिस्ट करने में ही चली जानी है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि जो भी हो, एक तरीके का भोजन आपका चलते रहना चाहिए। तो मतलब ये पूरा मिक्स करके पहले ही खा लो, मतलब पूरा मिक्स कर लो? एग्जैक्टली नहीं, आप बहुत प्रकार से ना भोजन करें, बहुत बहुत टेस्टी। जैसे मान लीजिए रोटी है, दाल है और चावल है, राइट, तो इसको नहीं, अब इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ। हाँ। रोटी दाल चावल नहीं, जैसे मान लीजिए आपने चावल और दाल लिया तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन गया, राइट, हाँ। नमक उसमें मिल गया तो थोड़ा चलिए NaCl भी हो गया, हाँ। तो कम चीजें रही ना, हाँ। मतलब पेट को बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको अलग करके ही पैक बना के लीवर के पास भेजना है। यदि ऐसा हुआ कि उसी में मैं घी मिला दूं, उसी में विपरीत आहार, आप समझिए हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है विपरीत आहार का। 2 विपरीत आहार खा के व्यक्ति मर भी सकता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे बहुत सारी चीज़, जैसे कटहल खा के चाय पीना, वो आपके लिए बहुत हितकर है। अरे आप डराइए मत। नहीं भाई, डराने की भाई मैं तो पता है मेरा, अगर आप पूछेंगे तो विपरीत आहार मैं आपको बताता हूँ। विपरीत आहार जिस दिन हो जाए, सफ़ेद दाग क्यों होता है लोगों को? सफ़ेद दाग क्यों होता है लोगों को? विपरीत आहार के कारण। ये तो सिद्धांत है भाई, किसी किसी को नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है मैडम। ऐसा ना हम मूल कारण जान नहीं पाते हैं। हमारे मूल कारणों, अब ये बाल गिरना शुरू हुआ पड़ा है, आधा शहर टकला हुआ पड़ा है, क्यों हुआ पड़ा है? गंजा। वो खुद उसके खाने का उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है और क्या पी रहा है। उसे आइडिया नहीं है कि वो पानी पी के पेट भर रहा है कि उसमें से सिर्फ एक लिक्विड लेके अंदर चलता चला जा रहा है। जो सिद्धांत लिखा हुआ, मैं तो सिर्फ वो बातें आपको बता रहा हूँ, कहाँ डरा रहा हूँ। विपरीत आहार आपने किया जब भी,
तो आपको प्रभावी कर देगा। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा थोड़ा लीजिए, बार बार लीजिए। दाल ले लिया, चावल ले लिया, रोटी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपके शरीर में गया, 2-3 चीज़ें। उसी में दूध मिला लीजिए, उसी में दही मिला लीजिए, अचार मिला लीजिए, तेल मिला लीजिए। वो पेट बेचारा सोचेगा ये आदमी है कि किस तरीके का ये आदमी है, दमादम भेजे जा रहा है अंदर, है ना, मैं क्या करूँ इसका। उसी में फिर आप ये जो है मीट मुर्गा खाने वाले और भी जाते हैं ऐसा, क्योंकि मुर्गा खाने वाला व्यक्ति इंजेक्टेड मुर्गा खा रहा है। इतना मुर्गा कहाँ से पैदा हो जा रहा है? ये इंजेक्शन वाले मुर्गे इतने से पैदा होते हैं बेचारे छोटे से, उनको एक दिन में इंजेक्शन लगा के अगले दिन में वो 1 किलो का बना देते हैं सब, है। अब बकरियां जो लोग खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंजेक्शन ही तो खा रहे हैं अपने अंदर। मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत सीरियस केस है। मेरे एक बड़े अनन्य मित्र हैं, बचपन से साथ पढ़े, और अपने उनकी हमारे ग्रुप में सबसे पहले शादी उन्हीं की हुई। तो उनको अपनी पत्नी से पत्नीवत प्रेम था बहुत ज़्यादा, और संयोग से उनकी माताजी पिताजी सबका देहांत हो गया, तो वो बचपन से ही देहांत रहा। तो पहली बार उनको प्रेम मिल रहा था पत्नी के स्वरूप में, तो बड़ा मानते थे। और वो मानते थे तो इतना मानते थे कि वो प्रतिदिन उनको मुर्गा जो है ले आके खिलाते, चूँकि उनको अच्छा लगता था उनकी पत्नी को, महोदया को। तो पता नहीं पॉडकास्ट देखेंगे तो मेरे पे शायद क्रोधित भी हों, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ ये कहानी। मुर्गा प्रतिदिन वो खिलाते थे। 1 वर्ष 2 वर्ष तक चीज़ें ठीक चली। तीसरे वर्ष में उन्होंने अपने एक बच्चे को जन्म देने का प्लान किया, और उसके बाद से आज 9 साल 7 साल हो रही, 7-8 साल, हर वर्ष वो ट्राई करते हैं। दूसरे तीसरे चौथे महीने में वो बच्चा मतलब पेट में आता है और वो ख़राब हो जाता है। पूरी कोशिश की उन्होंने, पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश, और रिपोर्ट्स में जाके देखिए तो वो वृत्ति जो मुर्गे के अंदर पाई जाती है उसका बहुत सारा हिस्सा है वो शरीर के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स में आ जाता है। ये बात मैंने उनको बताई भी, उनको समझाया भी। बाद में बहुत परेशानी, 6-7 बच्चे ख़राब हुए उस महिला के, उस बच्ची के, लड़की के। अभी आजकल पता नहीं क्या है। मैं फिर हाथ जोड़ लिया, मैं कहा कोई बात नहीं, आप खिलाओ, प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना करो, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से वो चीज़ें हैं ही नहीं, समझ रहे हैं आप। और मेडिकल साइंस के, आयुर्वेद ये कहता है कि नहीं जो उसके अंदर है वो तो ये इसके खून में बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। और वो फिर वो आपके जाइगोट को आगे ही नहीं बढ़ने देता, चीज़ें ख़राब हो जाती। तो ये किसी पे ही लागू होती है, बहुत सारे लोगों पे लागू होती हैं। आप ये समझिए कि आप सिगरेट का, अभी जो लड़कियां हैं नोएडा में सेक्टर 62 में, आप दोपहर में जाइए, शाम को जाइए, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कन्याएं सिगरेट पी रही हैं। ओह स्ट्रेस है, या कूल दिखने के लिए, पता नहीं कूल क्या शब्द है, कूल दिखने के लिए सिगरेट पी रही हैं। कालांतर में उनका विवाह होगा और वो माँ बन जाएंगी क्या? हम लोग योगाचार्य हैं और मेरी पूरी कम्युनिटी इस बात को जानती है, योगाचार्यों की कम्युनिटी, कि सिगरेट हम तो मना भी नहीं करते कि पियो, क्योंकि हमारे लिए तो तुम पोटेंशियल क्लाइंट हो ना। फिर कालांतर में भाई तुम्हें ही तो योगा कराऊंगा मैं, किसको ठीक करूंगा मैं? तुम खराब हो गए क्योंकि तुम्हें पीसीओडी तय है, तुम कभी भी बच्चे को जन्म देने योग्य नहीं बन पाओगे। मतलब सिगरेट आपके लिए मतलब एक कन्या के तौर पर कितना हानिकारक है, मांसाहार कितना हानिकारक है आपके लिए। कन्याओं को तमाम ये बिंदी लगाना, कानों में पहनना, उंगलियों में पहनना, बिछिया पहनना, पायल पहनना, ये बेवकूफ़ थोड़ी थी। सिंदूर यहाँ लगाना, इन सबका कारण था मैडम, सबका साइंटिफिक कारण है। तो वो पहले वाले बेवकूफ़ थे क्या? हैं? या आपके आज वाले जो लोग मॉडर्न हैं वो लोग, आप जाके देखिए यूरोप में या आप जाके अमेरिका में देखिए, लोग भारतीय वृत्ति को अपना रहे हैं और साइंटिफिक विषय वस्तु को अपना रहे हैं। जो भी संस्कृतियों ने अपने पुरातनता को अस्वीकार किया वो समाप्त हो। तो आप पहले तय तो कीजिए कि आपको करना क्या है। कुछ लोगों को प्रभावी करने के लिए आप अपने को प्रभावी कर देते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आप चलिए, आप कक्षा 1 से लेके और कक्षा 10वीं तक का कोई कौन सा मित्र आपके संपर्क में है? 10वीं से लेके 12वीं तक का कौन सा मित्र आपका बहुत ज़्यादा क्लोज है? 12वीं से लेके ग्रेजुएशन में मित्र ही नहीं बना होगा, यदि बना होगा तो कौन आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है? कितने क्लोज है, कितने प्रतिशत? यदि ये कक्षा में मान लीजिए 5 लोग हैं तो 100% हुआ, उसका एक भी यदि आपके साथ नहीं था तो आप 0% पे हैं। 50 लोग थे, कितने लोगों से आपका संपर्क है? अंत में जिस दिन आप मरने वाली होंगे, कौन आपके साथ आएगा रेडियो के कि चलो मैं भी मरने को तैयार? कोई नहीं आएगा। तो जब जन्म लिया आपने तब भी आप अकेले थे, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी आप अकेले ही जाने वाली हैं। इस रास्ते में कोई आपका सहयोगी नहीं है। तो सिर्फ किसी को छोटे समय के लिए प्रभावित करने के लिए जीवन को प्रभावित कर रखा है आपने। लानत है आपके जीवन पे और आपकी सोच पे। किस तरीके की वृत्ति है आपकी? भाई सोचना होगा और अपने अंदर ये जागृति लानी होगी, आपको तय करना होगा। और कुछ नहीं, आजकल तो एआई का ज़माना है ना। आप सोचिए, कुछ नहीं आता तो सर्च कर लीजिए, वो सब बता देगा आपको कि उसका उससे क्या क्या हानि होनी। हानियों से तो कम से कम दूर भागिए। फिर आपका चिदाकाश, आपका मनोमय आकाश, ये सारा का सारा सिस्टम इतना संभावित आनंदित कर देने वाला होगा, आप स्वतः ऊर्जावान बनती चलती चली जाएगी। और यही आपके जीवन की वृत्ति होनी चाहिए।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लंच पे बात की, अभी हम लोग शाम की इवनिंग पे आते हैं और रात को सोने से पहले क्या खाना है? सोने से पहले कोशिश करना है बेयर मिनिमम खाना खाएं, बेयर मिनिमम, जितना कम हो सके उतना बेहतर है आपके लिए। यदि आप सैलेड्स ले लेते हैं, सलाद, अच्छा सलाद भी एक बहुत बड़ी बीमारी है सलाद के संदर्भ में, वही बताया तो मैं अभी। इस समय सैलेड्स में आप क्या खाती हैं? खीरा, टमाटर, गाजर। वेरी गुड। और ये बताइए खीरा किस सीजन में उगता है? गर्मियों में। अभी क्या चल रही है? गर्मियाँ गर्मियाँ समाप्त हो चुकी हैं, बारिश का मौसम है। हाँ, लेकिन अभी वो खीरे भी चलते ही हाँ, हैं, लेकिन जो वैसे मेन जो आते हैं वो सर्दियों में आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊँ आपको, अभी आजकल का सिस्टम है वो है कूल स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का। सब चीज़ सब समय मिलती है, समझ रही हैं आप? यानी कि और मैं अगर खेत में डाई, पोटाश, यूरिया मार दूं तो वो किसी भी समय कुछ भी उगा के दे देगा, मेरा क्या। तो ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, बंदा खाएगा क्या? वो तो खाएगा कुछ नहीं, ना नहीं, कुछ नहीं, सारा सीजनल फ्रूट्स खाएगा, वो सीजनल ही खाएगा। और यदि सीजनल के अलावा कोई अन्य चीज़ खाता है तो वो अपने आप को बीमार ही करेगा, ये जान लीजिएगा। वो यूरिया, पोटाश ही खा रहा है। यदि उसे मतलब आई एम सॉरी टू सेइंग दैट, लेकिन जिन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि किसी सेव के ऊपर, चमकीले सेव के ऊपर बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर चिपका पड़ा है, उसे वो ख़रीद के ले आता है और एक सेव जो बेचारा चुपचाप से किनारे बैठा हुआ है, उतना चमक भी नहीं रहा है, वो 60 रुपये ही मिल रहा है, उसे नहीं ख़रीद रहा है। और जो बेस्ट है, इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा अंगूर, हाइब्रिड अंगूर, वो क्या 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 लाभ देगा आपको? मतलब आप शिक्षित हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, एक फनी स्टोरी है, एक जोक्स भी कहा जाता है। एक महिला गई कुछ ख़रीदने के लिए, तो आलू वगैरह ख़रीद लिया, टमाटर ख़रीद लिया, फिर कद्दू वगैरह ख़रीद लिया, फिर सब रख लिया, टमाटर को रख लिया, आलू को रख लिया, कद्दू को रख लिया, पैसे दिया। दुकानदार ने बोला, मैडम वैसे आप, मैं श्योर हूँ कि आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं। बोले या हाउ यू नो? बोले तभी टमाटर आपने नीचे रखा है और कद्दू ऊपर रख रही हैं आप अपने झोले के अंदर, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट कि बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर चिपका के यू आर बाइंग दैट थिंग। हाँ, इतना बड़ा केला जो है आप खरीद के लाते हो, ओ माय गॉड 80 रुपये डजन, इट्स ओके, गिव मी, यही चाहिए मेरे को। आप जाके देखिए तो 34 में बाजार लगती है, सेक्टर 34 में। मैं तो वहाँ आप 10 मिनट खड़े होकर देखेंगे ना, अमन आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगी बेवकूफ़ों को देख के। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे, गाड़ी लगाएंगे, जाके वही खरीद लेंगे जो उन बेवकूफ़ों को पता है कि यही मेरे को परेशान करने वाला है अंत में। अरे भाई, सीजनल फ्रूट्स खरीद के ले आओ, सीजन का फ्रूट्स है वो खाओ। नवरात्रि में व्रत क्यों, अभी ये नवरात्रि चल रही है ना, नवरात्रि में व्रत क्यों रखा जाता है? क्योंकि जस्ट बारिश हुई है, बारिश अब समाप्त होगी धीरे धीरे, शरदीय नवरात्रि है। आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट फ्यूजन में, एक ट्रांजिशन में चल रहा होगा। आप इस समय कुछ भी खाएंगे तो इस समय बहुत सारे लोगों का पेट खराब होगा, दस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, समझ रही हैं आप? तो ऋतु परिवर्तन जब होगा तो आपकी शरीर प्रभावी होगी, लिहाजा 9 दिनों के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, कृपया करके ना खाइए। और बेवकूफ़ अभी नवरात्रि में ज़्यादा खाएंगे सब। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जूस पियेंगे, व्रत हूँ मैं आज। उसके बाद माता जी पे एहसान और ला देंगे, शकरगंजी ले आओ आधे किलो, आलू उबाल के लाओ, दूध के साथ उसे ले आओ, रामदाना ले आओ, कुट्टू का आटा ले आओ, साठी का चावल ले आओ, पता नहीं किसी की दाल ले आओ, सेंधे का नमक ले आओ, सब लपेटे जा रहे हैं। आप समझ रही है? मतलब जितना वो साधारण जीवन में नहीं खाते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तो वो व्रत में खा ले रहे हैं, और ईश्वर पे एहसान और लादा रहे हैं कि प्रभु मैं व्रत हूँ आपका, कृपया करके मेरे को ये वो ज़रूर दे दीजिएगा, लाभ ज़रूर दे दीजिएगा। तो आप व्रत हैं या आप एहसान लादने के लिए एक प्रोसेस में है ना? तो आपको नवरात्रि का व्रत रखना है। नवरात्रि के बाद हमारे यहाँ छठ नाम का एक पर्व मनाया जाता है। छठ में, छठ की डाली में क्या रखा हुआ है? आप देखिए कितने प्रकार का फल उसमें आके रखा जाता है, हर प्रकार का फल रखा जाता है। उस समय से यू आर अलाउड टू टेक एवरीथिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना साइंटिफिक है। वहाँ से आप खाना शुरू कीजिए, पाइनएप्पल आपको मिलेगा, बड़ा शानदार आपके लिए काम करेगा। उस समय से आपको चुकंदर मिलना शुरू हो जाएगा, उस समय से आपको शरीफा मिलना शुरू हो जाएगा, तमाम तरीके के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। और खाइए आप, पूरे ठंड में आप पालक का जूस पीजिए, तमाम तरीके की, पालक में भी कितने प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। अब पालक आप जाके ख़रीद के ले आइएगा जुलाई के महीने में, जून के महीने में, नोएडा में सेक्टर 34 में, तो वो पालक कहाँ से पैदा करके दे रहा है बेचारा, सोचिए। ये बात मैंने पहले भी बोला था एक बार कि लोग पालक, लोगों, मान लीजिए मैं एज अ डॉक्टर आपको बोल दिया कि हरी सब्जियां खाइए। अब आप हरी सब्जी, आपके दिमाग में बैठ गई बात कि हरी सब्जी खानी। आप पहुंचे नोएडा में सेक्टर 34 में कि भाई साहब हरी सब्जी दे दो। अब वो हरी सब्जी कहाँ से लाएगा? तो हरी सब्जी वो निठारी एक गांव है, उसके बराबर में खेत है, आप जाके देखिएगा, सेक्टर 61 मेट्रो के बगल में खेत है, वहीं बगल से नाला बह रहा है, तो वो उसी का पानी उठा के डालता है, क्योंकि नोएडा में 200 फीट तक पानी नहीं है, तो वो नाले का पानी उठा के उसी से उसको सिंचित कर रहा है, सींच के, और उसमें से वो हरी सब्जियाँ निकल के आ रही हैं। अब वो पैदा ही एक दानों के तौर पे हुई है वो सब्जी, पालक। उसको क्या
क्या किया उसने, थोड़ा सा सफ़ेद पानी मारा और उसको धो धा के चमकता हुआ ले आके और बाजार में सजा के रख दिया। अब आपके तो दिमाग में ये इम्प्लांट है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि भैया हरी सब्जी खाना है, और आप क्या खा रही हैं, नाले के पानी से सिंचित सब्जी खा रही हैं। तो बंदा करेगा क्या, सब्जी मंडी से सब्जी तो लाएगा, वो क्या कर रहे हैं वो तो बंदा वो क्या लोग करेगा, जाने। बंदा जाने, मेरा काम सत्य बताना है। बंदे को ये सोचना है कि वो किस ये समय तो में और खाना ज्यादा है। मतलब अगर सोची भी ना तो पहले उसके दिमाग में ये है कि नाले का तो सब्जी नहीं होगी। एग्जैक्टली अब इसका खाए क्या इलाज फिर? मैं बताता हाँ, हूँ। बताइए। इसका इलाज है सेक्टर 34 से मत खरीदिए सब्जी। आप चले आइए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वाले इस पे, यहाँ जो ये हिंडन नदी बहती है उसके बराबर में बहुत बड़ा सा प्लॉट खाली है जहाँ पे खेती खेत है, और आप हिंडन ट्रांस हिंडन पार कर जाइए, आगे खेती खेत है जहाँ पानी है। लेकिन हर कोई ग्रेटर नोएडा नहीं रहता ना। हर सबके यही तो चीज़ है कि आप अपने, ये इसका दोषी कौन है, ये आप ही तो दोषी हैं। आपके पास यदि छत है तो आप अपने छत पे उगाइए सब्जियां, यदि आपके पास बालकनी है तो आप अपने बालकनी में उगाइए सब्जियां, यदि आपके पास ऑप्शंस है, यदि आप कुछ नहीं कर सकते इतना अवॉइड तो कीजिए नॉन सीजनल सब्जियों को, ये तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। आपको क्या है कि आपको अवॉइड भी नहीं करना, सारी चीज़ें आपको चाहिए भी, और है ना, हेल्दी भी रहना है। सो बीमारी ये तो भी ना हमारे छुए। मतलब मेरे समाज वाले तो बेचारे इसीलिए मेरे को कोसते हैं कि बिना मतलब जाके बातें क्यों कराते हो, बीमार होंगे तभी तो हमारी दुकान चलेगी। एंड दैट्स अ बिट ट्रू कि आप बीमार हो तभी तो मैं जाऊँगा आपको योगा कराने, या मेरा पूरा समाज जाएगा आपको योगा कराने, क्योंकि तभी वो आपको बताएगा, तभी उसकी दुकानदारी चलेगी। तो हम तो आपके हित के लिए अपना अहित कर रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगे तो आप क्यों मुझे बुलाएंगे, लेकिन स्टिल आप ठीक नहीं होना चाहती। आप समझिए इस बात को कि मैं आपके यहाँ इसलिए गया कि मैडम आप ठीक हो जाओ, और आप जिस दिन ठीक हो गई मैं चला जाऊंगा आपके घर से, लेकिन आप ही ठीक नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी दुकानदारी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप महान है ना, आप बोलेंगे मेरे को कहते हैं मतलब आप एक जनरिक बात। एग्जैक्टली मैं जब आपको कह रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट यू। पता है। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से ये महान श्रोताओं को कह रहा हूँ। हाँ, ये बातें चूंकि मैं पिछले कुछ पॉडकास्ट से मैं महसूस कर पाता हूँ कि ये पॉडकास्ट पूरे देश में जाता है, और मेरे पास 2-4 संदेश आते हैं ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े संदेश कि मेरे को बचा लो। अभी कल एक मैसेज आया मेरे पास कि मैं 55 वर्ष का व्यक्ति हूँ और मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वो चल बसे, और मेरे बेटे और बहू अमेरिका में है, और मैं जो है मरने वाला हूँ, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मैंने पूछा ठीक है मैं बचा लूँगा, क्या हुआ? बोले मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं देखता हूँ कि लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, तो सबके साथ सिचुएशन अलग है, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक करना होगा। बट लेकिन नॉर्मल कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, right? But you should proceed for a common sense at least. If you're not a spiritual, not a scientific person, then just go for a common sense. At least common चीज़ें यूज़ कीजिए दिमाग में कि अरे भाई करेले का मौसम नहीं है तो करेला पैदा कहाँ से कर लिया इसने, जामुन का मौसम है तो जामुन आया कहाँ से? फूड खाएं, सीजनल राइट, सब्जियां सीजनल खाएं। सब्जियां खाएं, तो वो चीज़ें ठीक है। रात्रि का भोजन, आपका प्रश्न था कि रात्रि के समय क्या करें, तो यही सारी चीज़ें जितना बेयर मिनिमम हो सके, सलाद लीजिए, बेयर मिनिमम हो सके दलिया ले लीजिए, मतलब सुपाच्य आहार लीजिए, और रात्रि को भरपेट कभी नहीं खाते, रात्रि को भूखे मतलब ज़्यादातर आधे से आधे पेट में ही भोजन करते हैं। ठीक है, आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ये मेरा टैगलाइन है, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं है, दुनिया में आपसे बड़ा शत्रु कोई आपका नहीं है, और आपके मस्तिष्क में ही वो इम्प्लांट है, वो आपको हराएगा। ये याद रखिए, डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आप कोई चीज़ डिसिप्लिन होकर कर पाते हैं, लंबे समय तक कर पाते हैं, तो आप स्वतः सारी चीज़ों पे आप विजेता साबित होंगे। पेशेंस आपका सबसे बड़ा आभूषण है, उसी गहने को पहनिए, बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए जो है वो लाभप्रद नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है। तो एक तो ये पेशेंस मैंने आपको बताया गुरु मंत्र के तौर पे। युद्ध करना होगा आपको, अपने ही विरुद्ध करना होगा। इट्स नॉट सो ईजी टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ। डेली जाइए, शीशे में देखिए और खुद से देखिए कि अपनी क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दीजिए, स्वतः समाज ठीक हो जाएगा। मनुष्य के कष्ट का सबसे बड़ा कारण आप तय कर लीजिए क्या है। मैंने तय कर रखा है अपेक्षाएं, आप भी तय कर लीजिए कि आपका कारण क्या है। अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एनी पेन, एनी ट्रबल, एनी कष्ट और समथिंग। तो कोशिश करें कि अपेक्षाएं ना करें, जीवन स्वतः सफल होता चलता चला जाए। तो पॉडकास्ट के वाइंड अप पे अब हम लोग चल रहे हैं, तो मैं जाते जाते आपसे ना एक ऐसा प्राणायाम, कोई भी एक ऐसा आसन आप मुझे ज़रूर बताइएगा जो हमें हर बीमारी से बचा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी एक ऐसा आसन बता दो कि जो मुझे हेल्दी रखे और जो मुझे बीमारियों से बचा के रखे।
तो वो कौन सा आसन है? शिरोमणि पूछ रही हैं आप कि आसनों में सबसे शिरोमणि बेस्ट कौन है, जो बेस्ट आपको कौन है? लगे कि हाँ भाई Right, आप ये right, right. आप करिए करिए, से मत देखिए, छोड़िए। एक आसन नहीं हो सकता है, ये इसे एक में बांध भी नहीं सकते, पूरा योग है इसके लिए तो। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं 4-5 चीज़ें बता देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके दर्शक जो है, जो कॉमन है, मतलब अदर देन योगाचार्य जो है, वो इस बात को स्वीकार कर पाए कि उन्हें क्या करना है। अच्छा। देखिए 3 प्रकार के शरीर है, हमारे शरीर का ध्यान रखना है। एक तो मानसिक चीज़ें आप स्वतः ध्यान रख लीजिए, कोशिश करें कि तनाव इत्यादि ना लें, अननेसेसरी अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लीजिए, ये भी अपने आप में एक पूरा योग है। ठीक है, इंद्रिय निग्रह, इसे आप एक तरीके, जैसे आसन को आप ये एक योग मानते हैं, वैसे ही प्रत्याहार को आप एक योग मान लीजिए। ठीक है, कोशिश करें कि इंद्रियों को कंट्रोल रखें, अननेसेसरी बोले ना, अननेसेसरी देखे ना, अननेसेसरी चीज़ें सुने ना, अननेसेसरी चीज़ें सूंघे ना, इत्यादि चीज़ें, ये कंट्रोल रहेगी तो स्वतः बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अब बात करते हैं आसन की कि कौन कौन सा हम आसन करते हैं। तो देखिए, सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैक है। कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार को आप सीख लीजिए, प्रतिदिन कम से कम 10 बार से लेकर 50 बार तक की पुनरावृत्ति में आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। इसमें सारी चीजें आ जाती है ना, यहाँ आपका स्ट्रेस सारी भी हो चीजें, तो हाँ, भी राइट है, राइट राइट हेल्दी भी राइट। रहोगे सूर्य आप, नमस्कार राइट? एक कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट प्रज्ञा योग एक कंप्लीट पैकेज है। आप गूगल पे जाइएगा और प्रज्ञा योग के आसन देखिएगा, तो प्रज्ञा योग भी बहुत बहुत लाभकारी है। प्रज्ञा योग के आसन को भी आप जरूर कर लीजिए, वो भी एक कंप्लीट पैकेज है पूरा पूरा। उसमें 16 आसनों की पुनरावृत्ति होती है, वो बड़ा शानदार होगा। इसके अलावा ताड़ासन, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, साइड मुंडा, कटी चक्रासन, भुजंगासन, ये सारे आसन आपको आना चाहिए। मंडूक आसन आना चाहिए बैठ के। इसके अलावा कोशिश करें थोड़ी ध्यान की मुद्रा रखें। प्राणायाम और क्रियाओं में, षटकर्मों में जब बात आती है तो थोड़ी कपालभाति आपका सबसे बड़ा उपहार है। कपालभाति प्रतिदिन आपको करना चाहिए। यदि आप बहुत मोटे हैं और आपका ब्लड प्रेशर अभी नहीं बढ़ा है तो आप कपालभाति जरूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बीपी वाले लोग इसे अवॉइड करें, और कोशिश करें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, श्वास लीजिए अंदर और रोकिए, फिर दूसरे से छोड़िए, फिर रोकिए, फिर उससे लीजिए, फिर रोकिए, फिर दूसरे से छोड़िए, फिर उसे रोकिए। ऐसे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग में होल्डिंग्स बढ़ाइए। कोशिश करें कि श्वास रोक पाए आप ज़्यादा से ज़्यादा देरी तक। भ्रामरी एक प्राणायाम है, ये ज़रूर करें। कान बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, उंगलियों को यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, तब टू यू। और उसके बाद यह एक तरीका ये भी होता है नाक वगैरह बंद करके करने का, लेकिन ये बेहतर है कि आप अपने आँख को बंद रखें, यहाँ पे बंद के ओम, दांत को आपस में रब कीजिए। तो भ्रामरी ज़रूर करें। महिलाएं जो हैं जिनको थायराइड की परेशानी है, वो उज्जाई ज़रूर करें बैठ के, और अपने चिन को थ्रॉट से टच कर लीजिए और पतली आवाज़, श्रिल युक्त आवाज़ निकालें ताकि थायराइड ठीक हो सके। ग्रंथियां यदि ठीक होंगी तो आप पूरे शरीर को काउंटर कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को ठीक रखें, जिसमें पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल्स हैं, दोनों गोनैड्स हैं, इन सब का पूरा पूरा ध्यान रखना ही होगा। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। एंड आपका बेबाक अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत अच्छे से आप बात करते हैं, अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में आपने हम सबके सामने रखी है, और बहुत क्लियरली, बहुत मुझे लगता है ये फुल पैकेज पॉडकास्ट में रहा, जिसमें हमारी भक्ति भी आ गई, आयुर्वेदा भी आ गया, और कैसे कैसे आपको चीज़ों को देखना है, समझना और फिर उसे ग्रहण करना है, ये भी हमने डिटेल में बात की है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। गुरु कृपा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।